ओके दोस्तों, आज अपना टॉपिक रहेगा एयरपोर्ट। पूरे एक पेज का टॉपिक है। तो आराम आराम से एक एक पेज करके एक एक टॉपिक करके हम इसको स्टार्ट करेंगे। क्या है एयरपोर्ट में? एयरपोर्ट में एयर साइड होता है, कुछ लैंड साइड होता है, पेमेंट होता है एंड विंड एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं। एयर साइड क्या होता है? जहाँ एयरक्राफ्ट की मूवमेंट एरिया होता है। लैंड साइड जहाँ पैसेंजर का एरिया होता है। रनवे, पेमेंट किसको बोलते हैं? पेमेंट से रिलेटेड रनवे या टैक्सीवे का डिजाइन। और विंड एंड सेफ्टी का ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन। ये इतने ही चार टॉपिक हैं। आपने इनको एक एक करके देखते हैं। एयरपोर्ट में चीज़ें होती क्या क्या है, पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट में चीज़ें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एयरपोर्ट के। एयरपोर्ट के कंपोनेंट रनवे होता है, टैक्सीवे होता है, एप्रोन, टर्मिनल, हैंगर, एटीसी टावर, ड्रेनेज, लाइटिंग, नेविगेशन एड्स, फ्यूल सिस्टम एंड फायर स्टेशन। ये सारे कंपोनेंट मिलके एयरपोर्ट बनाते हैं। एयरपोर्ट केवल रनवे ही नहीं होता, सारी चीज़ें मिलके एयरपोर्ट बनाते हैं। एक एक करके इनको अपन आगे देखते जाएंगे। अभी बस ये देखो कि एयरपोर्ट क्या कैसे होता है। अब अगला एक बड़ा सवाल आता है कि एयरपोर्ट लेआउट क्या चीज़ है। एयरपोर्ट को लेआउट कैसे करते हैं, क्या लेआउट होता है? सबसे पहले एयरक्राफ्ट लैंडिंग किया। मान लो एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग किया, कहाँ पे किया? रनवे पे किया। रनवे के बाद सीधा जाएगा टैक्सीवे के थ्रू। टैक्सीवे के पास जाएगा, उसके बाद जाएगा एप्रॉन में। एप्रॉन में नाम भी लग रहा है एयरक्राफ्ट पार्किंग। पार्किंग मतलब जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग पैसेंजर की एंड कार्गो की करेगा, उसको पार्किंग बोलेंगे। फिर हम सब लोग टर्मिनल में जाते हैं। एप्रोन पार्किंग से उतरने के बाद हम लोग एयरक्राफ्ट से लैंडिंग होने के बाद पहले अपन कहाँ जाते हैं? टर्मिनल। और उसके बाद पैसेंजर एग्जिट हो जाते हैं। और एक इसमें अलग चीज़ आएगी, हैंगर। हैंगर में अपन क्या करते हैं? अपने कपड़े टांगते हैं। ऐसे ही तो वहाँ हैंगर में क्या करेंगे? एयरक्राफ्ट को टांग देंगे। दूसरा क्या करेंगे? मेंटेनेंस करेंगे। तो ये हैंगर ये हो गया एप्रोन एयरक्राफ्ट पार्किंग। अब आता है कि ओरिएंटेशन ऑफ रनवे क्या करें, कैसे रखें अपना जो रनवे का स्ट्रिप है उसको किस साइड में ओरिएंटेशन करें। तो इसमें विंड के हिसाब से कम करेंगे इसको, विंड की डायरेक्शन के हिसाब से। क्या है विंड वगैरह? अलोंग रनवे जो विंड का कंपोनेंट होगा उसको हेड विंड बोलेंगे। परपेंडिकुलर टू रनवे जो कंपोनेंट होगा विंड का उसको क्रॉस विंड बोलेंगे। दो कंपोनेंट याद रखने अपने को, अलोंग रनवे हेड विंड, परपेंडिकुलर टू रनवे क्रॉस विंड। क्या है थोड़ा देखते हैं। रनवे जहाँ पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग करता है। रनवे का ओरिएंटेशन कैसे रखें? इन प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन। जो भी मेरी प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन होगी मैक्सिमम टाइम पे, जहाँ पे विंड जिस डायरेक्शन में रन करेगी उसको ही हम बोलते हैं प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन। प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन। अब ये प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन का एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सी डायरेक्शन में है प्रीवेलिंग। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन गिवन है और प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन एग्जाम में दे दिया उसने कि वेस्ट विंड डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में विंड चल रही है। तो हम क्या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इस टाइप से माने कि मैं ऐसे मानूँ? तो हमेशा प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन हमेशा सोचो कि आपको सेंटर की तरफ एरो करते हुए माननी है। अगर साउथ ईस्ट माननी है तो विंड ऐसे आएगी। नॉर्थ की डायरेक्शन विंड बोली है प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन तो ऐसे आएगी। वेस्ट से बोली है तो विंड ऐसे आएगी। विंड हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर की तरफ हमने माना है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन हमेशा टुवार्ड्स सेंटर, ये फिक्स कर लो पॉइंट। ठीक है, तो ये मान लो प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन था नॉर्थ वेस्ट, तो मैं नॉर्थ वेस्ट में ही मेरी रनवे की स्ट्रिप करूँगा। अच्छा ठीक है भाई, क्या होता है इससे? तो प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज टुवार्ड्स सेंटर। अब कहते हैं कि ओरिएंटेशन हमेशा प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन में क्यों रखते हैं? क्योंकि वी वांट टू यूटिलाइज द हेड विंड कंपोनेंट ऑफ विंड। दो विंड के दो कंपोनेंट बताए थे, हेड विंड एंड क्रॉस विंड।
क्रॉस विंड हमारे लिए ख़राब चीज़ है, हेडविंड को हम यूटिलाइज करेंगे। तो जो विंड का हेडविंड कंपोनेंट है तो उसको हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं इन बोथ एक्टिविटी, टेक ऑफ एंड लैंडिंग। टेक ऑफ में कैसे करते हैं? टेक ऑफ में ये हमारी हेल्प करता है, लिफ्ट को इंक्रीज कर देता है, एयरक्राफ्ट को लिफ्टिंग में इंक्रीज करता है, एंड जो अपनी रिक्वायर्ड रनवे लेंथ है वो अपने काम में निकल के आती है। लैंडिंग के डायरेक्शन में, लैंडिंग के टाइम पे ब्रेकिंग बिकम्स ईजी, क्योंकि सामने से विंड आ रही है। जैसे मान लो कि मैंने ये है और ऐसे उड़ के आया मेरा एयरक्राफ्ट, और यहाँ से प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन ये है, यही है इसका हेडविंड कंपोनेंट है, ठीक है। तो ऐसे लैंडिंग के लिए आया, यहाँ एयरक्राफ्ट है अपना, सामने से विंड आ रही है, ब्रेक अच्छे लगेंगे, जल्दी लगेंगे, इसलिए हेडविंड का कंपोनेंट का यूज हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस कम निकल के आएगी। टेक ऑफ के टाइम भी क्या होती है, यहाँ से मैं टेक ऑफ कराऊंगा, विंड ऐसे चल रही है, तो थोड़ी सी जैसे ही मैं नोज इसकी अप करूँगा तो ये मेरे को लिफ्टिंग में हेल्प करता है और रिक्वायर्ड रनवे लेंथ कम निकल के आती है। ऐसे मैं इसका, इसी तरीके से मैं इसका हेडविंड कंपोनेंट यूज़ कर ले रहा हूँ विंड का। बात है क्रॉस विंड कंपोनेंट कौन सा है भाई? क्रॉस विंड कंपोनेंट अपना परपेंडिकुलर टू रनवे। हेडविंड कंपोनेंट कौन सा था? पैरेलल टू रनवे, पैरेलल टू रनवे, ठीक है। क्रॉस विंड अपने लिए डेंजरस है। कैसे? एयरक्राफ्ट की ड्रिफ्टिंग इंक्रीज कर देता है एंड टर्बुलेंस इंक्रीज करता है, इसलिए क्रॉस विंड कंपोनेंट अपने लिए डिफिकल्ट चीज़ है, ठीक है। सारी चीज़ें हम करेंगे कैसे, कहाँ से लाएंगे विंड की डायरेक्शन? इसलिए लाएंगे अपन विंड रोज डायग्राम। कैसे बनाते हैं विंड रोज डायग्राम? यूजुअली विंड का 5 साल का डेटा लेते हैं अपन, जो पुराना 5 साल का डेटा है वो विंड का डेटा लेते हैं। विंड रोज डायग्राम का यूज़ क्या है? रनवे ओरिएंटेशन में यूज़ करेंगे। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं विंड रोज में? विंड रोज डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल के पर्सपेक्टिव से। हम इसको कैसे कैसे विंड रोज डायग्राम में एक तो विंड की डायरेक्शन होती है, विंड की स्पीड भी होगी, या इसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। तीसरी चीज़ है फ्रीक्वेंसी, कितने परसेंटेज ऑफ टाइम उस डायरेक्शन में विंड, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में विंड जा रही है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, कितने परसेंटेज ऑफ टाइम। फिर एक आता है काम परसेंटेज, कि कितने टाइम, कितने परसेंटेज ऑफ टाइम विंड शांत है। शांत मतलब लेस देन 1 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। ये हम कहाँ शो करेंगे? इस डायग्राम के अंदर शो करेंगे। विंड की डायरेक्शन हो गई, ये सब डायरेक्शन है, ये ऐसे कोई ऐसे डायरेक्शन है, कोई ऐसे डायरेक्शन है, ठीक है, कोई ऐसे डायरेक्शन है, कोई ऐसे डायरेक्शन है, ये हमारी सारी विंड की डायरेक्शन है। फिर विंड इंटेंसिटी कैसे शो करेंगे? इसके अंदर विंड इंटेंसिटी लिखी हुई है, एक पर्टिकुलर विंड डायरेक्शन में ये जो डिफरेंट कलर हैं, ये है तो कम स्पीड है, ज़्यादा स्पीड है, और ज़्यादा स्पीड हो रही है, ज़्यादा और ज़्यादा स्पीड है, हमने विंड स्पीड भी इसी के अंदर शो कर दी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने लिखी हुई है, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो मेरे विंड की फ्रीक्वेंसी बताएंगे, 1%, 1.9%, 2.9%, ये मेरी फ्रीक्वेंसी हुई। काम परसेंटेज हम कहाँ शो करते हैं? सेंटर में शो करते हैं, कितने टाइम पे विंड 1 किलोमीटर पर आवर से कम की स्पीड थी। तो ये मेरा कंप्लीट विंड रोज डायग्राम हो गया। देखो विंड रोज डायग्राम में क्या है, 5 साल का डेटा लिया, कहाँ काम आता है? रनवे के ओरिएंटेशन में काम आता है, विंड की डायरेक्शन बताता है, विंड की स्पीड बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है, और काम परसेंटेज बताता है। 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या आया इसमें? रनवे इज ऑलवेज ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन टू मिनिमाइज द क्रॉस विंड कंपोनेंट। तो प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन में जैसे ये इसकी यहाँ मैक्सिमम लग रहा है कि ये प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन है, मैक्सिमम टाइम पे हवा इसी डायरेक्शन में चल रही है, कुछ टाइम पे ऐसे चल रही है, कुछ टाइम पे ऐसे चल रही है, चल रही है हमेशा टुवार्ड सेंटर है। मैं अगर ऐसे मेरा रनवे बना दूँ, मेरा जो क्रॉस विंड कंपोनेंट है वो तो कम हो गई। अगर मैं मालूम है इस डायरेक्शन में था तो मेरा क्रॉस विंड कंपोनेंट ये होता, तो वो ज़्यादा हो गया। तो रनवे इज ऑलवेज ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन टू मिनिमाइज द क्रॉस विंड कंपोनेंट। क्रॉस विंड कंपोनेंट अपने लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, हम इसको हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा रनवे डिसाइड हो गया इन द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन, एंड हमने प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन में क्यों रखा? टू मिनिमाइज द क्रॉस विंड कंपोनेंट। और प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन में क्यों रखा? टू यूटिलाइज द हेड विंड कंपोनेंट इन बोथ लैंडिंग एंड टेक ऑफ। ये हमने ऊपर पढ़ा है।
हमारा ओरिएंटेशन फिक्स हो गया है कि हम किस डायरेक्शन में रनवे को स्टेब्लिश करने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है विंड कवरेज का। विंड कवरेज क्या, परसेंटेज टाइम व्हेन क्रॉस विंड इज विद इन द परमिशन लिमिट। क्रॉस विंड अपने लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। क्रॉस विंड को विद इन परमिसेबल लिमिट रखनी है। क्या लिमिट है, कितना परसेंट ऑफ टाइम बताता है? तो अकॉर्डिंग टू FAA, फेडरेशन ऑफ एविएशन अथॉरिटी, USA की है। तो ये बताता है कि आपको मिनिमम 95% टाइम आपको क्रॉस विंड कंपोनेंट विद इन परमिशन लिमिट रखनी है। क्या लिमिट है? लिमिट ये रही। क्या है? स्मॉल एयरक्राफ्ट है, आपको 15 किलोमीटर पर आवर क्रॉस विंड वेलोसिटी की लिमिट है, 15 किलोमीटर पर आवर से कम होनी चाहिए। मीडियम एयरक्राफ्ट है 25 किलोमीटर पर आवर। लार्ज एयरक्राफ्ट है तो 35 किलोमीटर पर आवर तक की वो लिमिट झेल जाएगा। तो ये अपने एयरक्राफ्ट के बेसिस पे ध्यान रखना। तो विंड कवरेज का है, विंड कवरेज क्या हुआ? कवरेज, विंड का कवरेज कौन सा? क्रॉस विंड शुड बी इन द परमिसेबल लिमिट। कितना? 95% टाइम विंड कवरेज, 95% टाइम क्रॉस विंड कंपोनेंट ऑफ द विंड शुड बी विद इन द परमिसेबल लिमिट। तो लिमिट क्या क्या बताई हमने? स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए 15, हम याद रखेंगे 15, 25, 35। इसकी लिमिट है ये है क्रॉस विंड। कहाँ काम आती है? विंड कवरेज में काम आती है। 95% टाइम ऑफ टाइम अगर स्मॉल एयरक्राफ्ट है 15 किलोमीटर पर आवर से कम होनी चाहिए। मीडियम एयरक्राफ्ट है 25 किलोमीटर पर आवर से कम होनी चाहिए। लार्ज एयरक्राफ्ट है तो 35 किलोमीटर पर आवर से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लो, एक ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ आर रनवे ओरिएंटेड। हम इसमें विंड डायग्राम, प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन, क्रॉस विंड कंपोनेंट सब बता देंगे। एक्सप्लेन द टर्म्स विंड कवरेज। विंड कवरेज अभी भी हम पढ़ गए हैं कि अकॉर्डिंग टू FAA 95% ऑफ द टाइम क्रॉस विंड कंपोनेंट शुड बी विद इन द परमिसिबल लिमिट। और क्रॉस लिमिट क्या है? 15, 25, 35। क्रॉस विंड कंपोनेंट क्या है? ये क्रॉस विंड कंपोनेंट होता है। ये मेरा रनवे स्ट्रिप है, ये मान लो इसे विंड चल रही है, ये विंड की डायरेक्शन है, तो इसका मैं कंपोनेंट लूँगा थीटा से। तो ये मान लो V है तो V cos थीटा हो गया मेरा हेडविंड कंपोनेंट। V sin थीटा ये परपेंडिकुलर टू हो गया, ये हो गया मेरा क्रॉस विंड कंपोनेंट। तो विंड कवरेज, क्रॉस विंड कंपोनेंट, हेडविंड कंपोनेंट, रनवे कैसे ओरिएंट होते हैं, विंड रोल डायग्राम से, प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन में, ये हम सारा चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ओके। अब दो चीज़ें हो जाती हैं, क्रैब लैंडिंग और साइड स्लिपिंग। ये सब किस कारण होता है? ड्यू टू क्रॉस विंड कंपोनेंट। ठीक है, क्रॉस विंड कंपोनेंट के यही नुकसान है, वो क्रैब लैंडिंग करवाता है और साइड स्लिपिंग करवाता है। एयरक्राफ्ट अपने पोजिशन में आके थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, इन्हीं को क्रैब लैंडिंग और साइड स्लिपिंग कहते हैं। अब आता है रनवे ओरिएंटेशन का फ्लो कैसे होता है। कैसे रनवे को ओरिएंटेशन करेंगे? हमने जो पढ़ा अभी उसको समराइज कर लेते हैं। विंड का डेटा कलेक्शन करेंगे, कितना 5 साल पुराना डेटा है वो हम लेके आएंगे, उसे हम विंडोज डायग्राम बनाएंगे। बना दिया। विंडोज डायग्राम में क्या क्या चीज़ रखेंगे? क्या क्या चीज़ होती है विंडोज डायग्राम में? विंड की डायरेक्शन, विंड की इंटेंसिटी, स्पीड, और क्या रखेंगे? विंड की फ्रीक्वेंसी, कितने परसेंट ऑफ टाइम उस डायरेक्शन में चल रही है। और क्या रखेंगे? बीच में कंपोनेंट आता है काम पीरियड, काम परसेंटेज। लेस देन 1 किलोमीटर पर आवर से अगर स्पीड मेरी कम है विंड की तो उसको काम परसेंटेज में बोलूँगा कि शांत है विंड। ठीक है, तो विंडो डायग्राम से हमने क्रॉस विंड एंड हेड विंड का एनालिसिस कर लिया। रनवे का ओरिएंटेशन, रनवे की डायरेक्शन हमने फिक्स कर ली इन्हीं के बेसिस पे। और विंड कवरेज हमने चेक कर लिया, मेरा विंड कवरेज लिमिट में है कि नहीं है। 95% ऑफ टाइम क्रॉस विंड कंपोनेंट शुड बी विद इन द लिमिट। क्रॉस विंड कंपोनेंट लिमिट क्या है क्रॉस विंड कंपोनेंट की? 15, 25, 35। स्मॉल एयरक्राफ्ट, मीडियम एयरक्राफ्ट और लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए ये KMPH में लिमिट है। आइडिया लग गया अपने? ये हमने एयरपोर्ट पे देखा होगा, ये ऐसी डिवाइस होती है, डायरेक्शन बताती है, इसको बोलते हैं विंड शॉक। मतलब जुराब जैसा लग रहा है, विंड शॉक क्या बताता है? विंड की डायरेक्शन बताता है और अप्रोक्सीमेट इंटेंसिटी भी बता देता है कि जैसे
पूरा खुला हुआ है तो कुछ एक स्पीड अलग होगी, इतना ही खुला हुआ, बाकी मुरझाया हुआ सा रह रहा है तो स्पीड कम होगी। तो हम इनके बेसिस पे अप्रोक्सीमेट विंड की इंटेंसिटी बता देते हैं, स्पीड भी बता देते हैं, और विंड डायरेक्शन तो अपने को आइडिया लग ही जाता है कि जिस डायरेक्शन में वो घूम के, जिस डायरेक्शन में वो फैला हुआ है झंडा या विंड सोक, वही अपनी विंड डायरेक्शन होगी। अब एक क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई विंड रोज डायग्राम, बता देंगे हम विंड रोज डायग्राम में हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, 5 साल का पुराना डेटा लेके क्या क्या ऐसे कंपोनेंट होते हैं बता देंगे। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन रनवे ओरिएंटेशन, रनवे ओरिएंटेशन में बता देंगे, पूरा उसका फ्लो बता देंगे कैसे कैसे हमने किया। विंडो डायग्राम से हमने क्रॉस विंड एंड हेड विंड एनालिसिस किया, रनवे का ओरिएंटेशन की डायरेक्शन फिक्स की, विंड का हमने फिक्स करके रनवे रनवे का ओरिएंटेशन हमने फिक्स कर लिया। कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लगभग चीज़ें हमने लिख दी हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया विंड वाला, हमने ओरिएंटेशन कर लिया अभी तक, किसके बेसिस पे किया, विंड के बेसिस पे। अब दूसरा चीज़ आती है अपना, जो हमने पेमेंट पढ़ा था, तो ये हमने विंड पढ़ लिया, इसे ओरिएंटेशन आ गया। बाकी सेफ्टी, लैंड साइड, एयर साइड, इनमें कंपोनेंट है केवल, इनमें कंपोनेंट्स ऑफ एयरपोर्ट है। तो वो अपन बाद में एक एक करके पढ़ते रहेंगे। पहले अपन पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट जो अपन हमेशा से पढ़ते आते हैं, जो सबको आइडिया भी रहता है, रनवे डिजाइन एंड टैक्सीवे डिजाइन। तो भाई क्या है रनवे डिजाइन का, रनवे डिजाइन में देखो मैं बेसिक बेसिक चलते चलो। रनवे लेंथ हमें डिटरमाइन करना है। पहले एक फिक्स होती है बेसिक रनवे लेंथ, इसके बेसिस पे फिक्स होती है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ में रिक्वायरमेंट लेंथ। तो बेसिक रनवे लेंथ हो गई स्टैंडर्ड कंडीशन में रिक्वायर्ड लेंथ। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या है, इसका भी सवाल पूछता है। व्हाट आर द अज्यूम्ड कंडीशन ऑफ रनवे लेंथ फॉर द स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट व्हिच डिसाइड द बेसिक रनवे लेंथ। क्या क्या चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए, सॉरी सी लेवल होना चाहिए, मतलब मीन सी लेवल, अब पे हाफ होना चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए मीन सी लेवल। ठीक है, टेम्परेचर आपका जो भी आपकी साइट है उसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, और रनवे लेवल्ड होना चाहिए, यानी इफेक्टिव रेडियंट होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, कोई विंड नहीं होनी चाहिए, कोई पूरा एटमोसफियर स्टैंडर्ड होना चाहिए, और एयरक्राफ्ट फुली फुली लोडेड होना चाहिए। ठीक है, तीन तो अपने को आइडिया रहते हैं, क्योंकि इन तीन पे ही मेनली अपन करेक्शन लगाते हैं, करेक्शन इन्हीं पे लगते हैं, तीन तो अपने को आइडिया रहते हैं। तीन और याद कर लो कि विंड नहीं होनी चाहिए, एटमोसफियर स्टैंडर्ड होना चाहिए, और एयरक्राफ्ट फुली लोडेड होना चाहिए। ठीक है, हमने बेसिक रनवे लेंथ अपने को पता चल गई। अब आता है इसमें कुछ करेक्शन लगाओ, क्योंकि अपना रनवे है वो सी लेवल पे तो नहीं होगा, टेम्परेचर उसका 15 डिग्री तो नहीं होगा, कुछ ऊपर होगा, लेवल रनवे लेवल तो नहीं होगा। तो क्या चीज़ें होंगी, उनके हिसाब से अपन बेसिक बेसिक से करेक्शन लगाते हैं। 3 मेन करेक्शन टू बी अप्लाइड इन सीक्वेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीक्वेंस में लगानी है इनको। पहला आता है एलिवेशन का। एलिवेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर जैसे जैसे मैं एलिवेशन इंक्रीज़ करता जाऊँगा, मैं अपनी साइट का मीन्स लेवल इंक्रीज़ करता जाऊँगा, ऊपर बढ़ता जाऊँगा, मेरी एयर है वो थिन होती जाएगी। तुम्हें पता है पहाड़ों पे हवा ठंडी रहती है और उसकी डेंसिटी कम रहती है। ठीक है, तो एलिवेशन के हिसाब से एयर थिन होती जाएगी। हायर एल्टीट्यूड, एयर की डेंसिटी कम, एयर की डेंसिटी कम, तो फ्यूल को बर्न करने के लिए जो एयर चाहिए वो ज़्यादा चाहिएगी। तो लिफ्ट, अगर एयर की डेंसिटी कम है तो लिफ्ट कम मिलेगा, लिफ्ट कम मिलेगा तो रनवे की लेंथ इंक्रीज होगी अपनी, और इसी के लिए करेक्शन है। करेक्शन क्या है, 7% इंक्रीज कर दो पर 300 मीटर राइज। ठीक है, इसके बाद जो करेक्शन लगाया कि जो वैल्यू आई ये वाला, उसके बाद अपन चलेंगे टेम्परेचर करेक्शन पे। अब इसी सीक्वेंस में 3 मेन करेक्शन टू बी अप्लाइड इन सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब यही है कि आपको पहले एलिवेशन का लगाना है, फिर एलिवेशन के बाद जो करेक्टेड लेंथ आई उसके ऊपर आपको टेम्परेचर का करेक्शन लगाना है। ठीक है, आगे अपन देखते रहेंगे चीज़ें। तो देख लो टेम्परेचर वाला क्या है। टेम्परेचर में क्या आता है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा डेंसिटी फिर से एयर की डिक्रीज होगी, हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है। आइडिया है अपने को। इसके लिए क्या सिंपल सा करेक्शन है, 1% इंक्रीज कर दो, ये क्या है, ये करेक्टेड लेंथ, इस यहाँ से जो करेक्ट लेंथ की है उसको 1% इंक्रीज कर दो फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज। ठीक है, दो टाइप के टेम्परेचर होते हैं अपने एयरपोर्ट पे, किसी भी जाओगे तो एयरपोर्ट के डिज़ाइन के टाइम पे दो टेम्परेचर होता है। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, हमने बेसिक रनवे लेंथ के टाइम पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड माना था,
लेकिन अपन तो एलिवेशन के कारण ऊपर आ गए, तो ये अपन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर इंटू एलिवेशन इन किलोमीटर के हिसाब से अपना टेम्परेचर कम होता जाएगा एलिवेशन के हिसाब से। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे भी हमने करेक्शन लगाया। तो एक आता है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, कि जहाँ एयरपोर्ट की साइड सिलेक्शन की है वहाँ का टेम्परेचर कितना है, एयरपोर्ट का रेफरेंस टेम्परेचर कितना है। तो ये एवरेज निकालते हैं, टी ए प्लस 1/3 ऑफ टी एम माइनस टी ए। क्या क्या है ये अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेंगे और थोड़ा थोड़ा पहले भी समझ लेते हैं। कि कोई एक हॉटेस्ट मंथ है, बहुत गर्म महीना जैसे जून का महीना है, उसका एवरेज टेम्परेचर हमने देख लिया प्लस का 1/3 ऑफ टी एम माइनस का टी ए। टी एम क्या है, उसी जून महीने का मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। ये एवरेज टेम्परेचर है पूरे महीने का, जैसे मान लो 20 डिग्री टेम्परेचर हुआ, लेकिन उसी टाइम पे उसी महीने में मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है, एवरेज टेम्परेचर मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर मैक्सिमम डे का मैक्सिमम टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, कि हर दिन टेम्परेचर मैक्सिमम 35 डिग्री जा रहा है, तो लेकिन एवरेज 20 डिग्री रह जाता है। तो अपन उसके हिसाब से एयरपोर्ट का रेफरेंस टेम्परेचर निकाल लेंगे। ये याद करने का क्या तरीका है, ये हमने इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं अपन ए एल आर, एडियाबेटिक लार्ज रेट, एंड ई एल आर। ए एल आर की वैल्यू फिक्स होती है अपनी, ड्राई एडियाबेटिक लार्ज रेट होती है 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, और वेट वाली रहती है अपनी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। हमने 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला यहाँ दिया हुआ है, और एलिवेशन किलोमीटर में ले लेंगे अपनी वैल्यू। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आ गई, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर वैल्यू दी होगी, हम निकाल लेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डेल्टा टी, वही होगा ए आर टी माइनस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और जितना डिग्री रेंज राइज करेगा उतना ही अपन 1% इंक्रीज कर देंगे, सिंपल सा। अब एक हमारे सामने करेक्शन लगाना है, ऑलवेज अप्लाई दिस चेक, करेक्शन ड्यू टू एलिवेशन प्लस टेम्परेचर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35% ऑफ द बेसिक रनवे लेंथ। हमें बेसिक रनवे लेंथ दी हुई होगी, हमें एलिवेशन दिया होगा, हम ये निकालते आए सीक्वेंस में, फिर हमने ये निकाला। फिर यहाँ एक चेक लगाएंगे कि एलिवेशन प्लस टेम्परेचर के कारण जो हमने करेक्शन किया है वो 35% ऑफ बेसिक रनवे लेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक चेक हमेशा लगाएंगे अपन, ठीक है। फिर एक करेक्शन आता है ग्रेडियंट का। हमने स्टैंडर्ड के टाइम पे क्या माना था, मेरा रनवे लेवल्ड है, एक्चुअल में तो साइड पे रनवे साइड में लेवल्ड नहीं होती, तो कुछ ना कुछ ग्रेडियंट होता है। तो उसके लिए क्या है, हम को लगाते हैं, क्योंकि स्लोप जो है वो एक रेजिस्टेंस देता है, टेक ऑफ डिस्टेंस या टेक ऑफ डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे ये मान लो मेरा एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये मेरा लेवल्ड रनवे नहीं है, स्लोप पे रनवे है। पता ही है अपने को, स्लोप पे होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। गाड़ी अपन जब चलाते हैं हाईवे पे तो स्लोप आता है तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है ना, वही एक्सेलरेशन कम होगा, तो मोर रनवे लेंथ रिक्वायर्ड। इसके लिए अपन ग्रेडियंट का करेक्शन लगाते हैं। क्या है ग्रेडियंट का करेक्शन, बड़ा सिंपल सा करेक्शन है ग्रेडियंट का, 20% इंक्रीज कर दो फॉर एवरी 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट, ठीक है। ये भी अपने इसके बाद सीक्वेंस में तीसरा लगा देंगे ग्रेडियंट का करेक्शन। तीन करेक्शन है अपने सीक्वेंस में लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। एलिवेशन का आपने को पता है 7% इंक्रीज पर 300 मीटर राइज, टेम्परेचर का अपने को पता है कि 1 डिग्री इंक्रीज 1% इंक्रीज फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज। ग्रेडियंट का पता है कि 20% इंक्रीज कर दो फॉर 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट। सब सीक्वेंस में लगाने हैं, ठीक है। चेक लगा देना है बीच में एलिवेशन प्लस टेम्परेचर के बाद। अब वो क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब कई बार वो क्वेश्चन में क्या करता है, टेक ऑफ की बेसिक रनवे लेंथ अलग दे देगा और लैंडिंग की बेसिक रनवे लेंथ अलग दे देगा, और अब बताएगा कि अब करेक्शन लगा के बताओ और फाइनल रनवे लेंथ बताओ। ड्यूरिंग टेक ऑफ के कारण पे अपने को टेक ऑफ पे क्या करते हैं, अपने को क्या क्या चाहिए होता है, थ्रस्ट चाहिए होता है, लिफ्ट चाहिए होता है और एक्सेलरेशन चाहिए होता है। अपने को टेक ऑफ के टाइम पे थ्रस्ट होगा, लिफ्ट मिलेगी, एक्सेलरेशन चाहिए। इसके लिए अपने को सारे करेक्शन लगाने होते हैं, क्योंकि टेक ऑफ काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एलिवेशन वाला करेक्शन भी लगाएंगे, टेम्परेचर वाला भी लगाएंगे और इफेक्टिव ग्रेडियंट का करेक्शन भी लगाएंगे। लेकिन लैंडिंग के टाइम पे अपने को केवल ब्रेक लगानी है, हमें बस स्टॉप करना है एयरक्राफ्ट को, केवल ओनली एलिवेशन करेक्शन इज अप्लाइड, ठीक है।
करेक्शन शुड बी अप्लाइड इन सीक्वेंस। पहले एलिवेशन का, एलिवेशन के बाद जो करेक्टेड लेंथ आएगी उसके ऊपर टेम्परेचर का, फिर चेक लगाएंगे यहाँ, और फिर चेक लगाने के बाद जो जो करेक्टेड लेंथ आएगी उसके ऊपर मैं ग्रेडियंट का करेक्शन लगाऊंगा, और फिर फाइनल में फिर करेक्टेड लेंथ आ जाएगी। तो इस चीज़ में लिखा भी हुआ है। ध्यान रहे सीक्वेंस में करेक्शन लगाने का मतलब है कि बेसिक रनवे लेंथ गिवन है अपने को, एलिवेशन करेक्शन ऑन बेसिक रनवे लेंथ लगाया हमने, नई रनवे लेंथ आ गई, इस रनवे लेंथ के ऊपर टेम्परेचर करेक्शन लगाया, इस वाले न्यू रनवे लेंथ पे हमने टेम्परेचर करेक्शन लगाया। टेम्परेचर करेक्शन लगाने के बाद एक फिर से नई रनवे लेंथ आ गई, फिर हमने यह एक चेक लगा दिया कि 35% से इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, दोनों टेम्परेचर प्लस एलिवेशन का करेक्शन बेसिक रनवे लेंथ से 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर जो मेरी फाइनल लेंथ निकल गई थी उसके ऊपर मैं ग्रेडियंट का करेक्शन लगा दूँगा और मेरी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी। कुछ कुछ अपन इसके क्वेश्चन भी करते हैं, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं। जैसे देख लो, करेक्शन फॉर एलिवेशन 7% इंक्रीज पर 300 मीटर इंटू एलिवेशन का डिफरेंस, ठीक है। टेम्परेचर वाला एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर निकालूंगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बेसिक रनवे लेंथ के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था। जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर कम होगा, तो माइनस आ जाएगा। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से मैं टेम्परेचर डिग्रीज बढ़ा दूंगा इंटू 15 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा बेसिक रनवे लेंथ के लिए MSL पे टेम्परेचर था, मैंने जूम किया। मैंने एलिवेशन बढ़ाया तो मेरा टेम्परेचर कम होगा, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी किस रेंज से कम होगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर इंटू एलिवेशन। एलिवेशन भी किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, फिर ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट एयरपोर्ट साइट। एलिवेशन वाला मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे। तो एक आता है कि एयरपोर्ट का रेफरेंस टेम्परेचर क्या है। जैसे मुझे डेल्टा टी चाहिए, डेल्टा टी क्या है, ART माइनस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर। इसी अगर डेल्टा टी निकालूंगा तो मेरे तो आसान है कि 1% इंक्रीज कर दो फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज। 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज तो निकालूंगा, कितना राइज है, राइज के लिए मैं क्या निकालूंगा, ART माइनस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो आ गया ART निकालने का बड़ा सा आसान सा फॉर्मूला है, जो वैल्यू कम है पहले TA प्लस 1/3 हो मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस का एवरेज टेम्परेचर, हमने निकाल लिया। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, एन एयरपोर्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट ए साइट 190 मीटर एलिवेशन अबव मीन सी लेवल, ठीक है। तो एलिवेशन दे दिया हमने, एंड ऑन लेवल ग्राउंड, ठीक है। द रनवे लेंथ रिक्वायर्ड अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट सी लेवल फॉर लैंडिंग इज कंसिडर्ड एज 2100 मीटर एंड फॉर टेक ऑफ एज 1600 मीटर। डिटरमाइन द एक्चुअल रनवे लेंथ टू बी प्रोवाइडेड एट दिस एयरपोर्ट साइट। और ART दे दिया हमें 21 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ART दे दिया हमें, तो मीन सी लेवल दे दिया। अब हमें पहले सबसे पहले तो ये देखना है कि दो बेसिक रनवे लेंथ दे दी है, 2100 मीटर एंड 1600 मीटर, तो हमें दोनों तरीके से निकालना है। टेक ऑफ, लैंडिंग। टेक ऑफ में निकालूंगा तो मैं सब चीज़ें कंसिडर करूँगा, एलिवेशन, टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट। लैंडिंग में केवल मैं एलिवेशन करेक्शन लगाऊंगा, तो लैंडिंग में केवल मुझे स्टॉप करना है। एलिवेशन वाला 7% पर 300 मीटर लगाऊंगा, ठीक है। टेम्परेचर वाला लगाऊंगा तो ART माइनस का स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड के लिए क्या करूँगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर इंटू एल्टीट्यूड इन किलोमीटर, इससे मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर निकालूंगा। ART मुझे डायरेक्ट दिया हुआ है, ART माइनस स्टैंडर्ड करूँगा तो मेरा डेल्टा टी आ जाएगा, और वो 1% इंक्रीज के हिसाब से लगा दूँगा। लेवल ग्राउंड दिया हुआ तो इफेक्टिव ग्रेडियंट वाला लगेगा नहीं, ठीक है। ऐसे मैं लैंडिंग पे आऊँगा, केवल एलिवेशन लगाऊंगा, ठीक है। और दोनों का जो मैक्सिमम होगा, टेक ऑफ और लैंडिंग से जो फाइनल लेंथ निकल जाएगी, उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेरी फाइनल रनवे लेंथ हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछता है। इसमें क्या पूछता है देखो, डिटरमाइन द एक्चुअल लेंथ ऑफ रनवे आफ्टर अप्लाइंग नेसेसरी करेक्शन फॉर एलिवेशन, टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट एज पर रिलेवेंट ICAO और FFA रिकमेंडेशन, ठीक है। आपको पता है बेसिक रनवे लेंथ दिया हुआ है, एलिवेशन दिया हुआ है। ये देखो, मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर फॉर द हॉटेस्ट मंथ, जैसे हॉटेस्ट मंथ मान लो हमने जून मानते हैं नॉर्मली, जून के महीने में एवरेज डेली टेम्परेचर कितना रहा है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या वैल्यू है, TA की वैल्यू है। मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर, ये क्या वैल्यू है, TM की वैल्यू है, ठीक है। तो इसे ART निकालूंगा, क्या निकालूंगा, TA प्लस का 1/3 हो TM माइनस का TA। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, जो वैल्यू कम है उसको थोड़ा सा बढ़ा के अपन ART निकाल लेते हैं। ये प्योरली एम्पेरिकल चीज़ें हैं,
ये प्रैक्टिकल चीज़ है। प्रैक्टिकल से है कि जो एवरेज वैल्यू है उसे थोड़ा सा इंक्रीज करके भी मैक्सिमम पे भी मत जाओ, रनवे लेंथ बहुत ज़्यादा आएगी फिर तो एवरेज से थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। ये हम हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे, इरीगेशन में भी पढ़ेंगे 1/3 वाला कोफिशिएंट कैसे आता है। कोफिशिएंट कैसे नहीं आता, आ जाता है, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है, ठीक है। और इफेक्टिव ग्रेडियंट 0 दिया हुआ है, एक ही रनवे लेंथ दी हुई है। स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस में लगाएंगे, अप्लाई चेक करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फिर आगे अपन निकाले जाएंगे। एक सिंपल चीज़ फिर से पूछा है, एलिवेशन दिया हुआ है, मंथली एवरेज मैक्सिमम डेली टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, एवरेज डेली टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, मैक्सिमम डिफरेंस इन एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है, अलोंग द प्रपोज्ड रनवे बेसिक लेंथ। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक ही लेंथ दी हुई है, बेसिक रनवे लेंथ 2000 मीटर। इस पर मैं करेक्शन लगाना चाहूँगा, एलिवेशन वाला लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसी के बाद एलिवेशन के बाद टेम्परेचर वाला करेक्शन लगाऊंगा। टेम्परेचर में फिर मुझे पता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर निकालूंगा, ART निकालूंगा, दोनों का डिफरेंस से इंक्रीज कर दूंगा। मेरी रनवे लेंथ आ गई एक, यहाँ पे मैं चेक लगा दूंगा कि 35% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, अगर इंक्रीज हो रही है तो 35 ही लिमिट है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इफेक्टिव ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट का करेक्शन लगाना है। इसने दिया हुआ है कि 6 मीटर का इफेक्टिव ग्रेडियंट है, कितने में, 2000 मीटर में, लेकिन मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा। अब मेरी लेंथ बढ़ चुकी है 6 मीटर आउट ऑफ जो मेरी टेम्परेचर के बाद जो करेक्टेड लेंथ आई है वो मैं, क्योंकि ये तो बेसिक रनवे लेंथ थी, अब मैं अगर एक्चुअली में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरा 6 मीटर बेसिक रनवे लेंथ में नहीं होगा, टोटल करेक्टेड लेंथ में होगा, करेक्टेड लेंथ अप टू टेम्परेचर। इसके बाद वाली तो अपन निकाल नहीं पाएंगे अभी, तो जितनी करेक्टेड कर ली और इफेक्टिव ग्रेडियंट ऐसे निकालूंगा इंटू 100 करके, और फिर कैसे कर दूंगा, 20% इंक्रीज कर दूंगा, वही मेरी फाइनल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप के 3-4 सवाल टाइप के सवाल पूछता है। कुछ सवाल देखो और पूछा हुआ है, मेंशन स्टैंडर्ड कंडीशन अज्यूम फॉर बेसिक रनवे लेंथ, बेसिक रनवे लेंथ के लिए क्या स्टैंडर्ड कंडीशन है हमें पता है, क्या मीन सी लेवल होना चाहिए। दूसरा करेक्शन किस में लगाते हैं, टेम्परेचर पे, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर वहाँ बेसिक रनवे लेंथ के लिए कितना माना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड माना है। तीसरा क्या माना है, इफेक्टिव ग्रेडियंट 0 होना चाहिए, 3 अपने को पता है। चौथी क्या आती है, कोई भी नहीं होनी चाहिए। पाँचवा क्या आता है, स्टैंडर्ड एटमोसफियर होना चाहिए, ठीक है। छठा क्या आता है, विंड हो गई, स्टैंडर्ड एटमोसफियर हो गया, और फिर एक आता है लास्ट का, ठीक है, MSL स्टैंडर्ड। देखो अब ऐसी चीज़ें फंस जाएंगे, तो अपने को क्या पता होना चाहिए, विंड कंपोनेंट हो गया, स्टैंडर्ड एटमोसफियर कंडीशन हो गया, फिर अपन देख लेंगे ऊपर हमने कौन सा कंडीशन रखी थी। अपने को ज़्यादा ऐसे नहीं करना, एयरक्राफ्ट फुली लोडेड होना चाहिए, ये अपने को स्टैंडर्ड कंडीशन पता है अपने को। ऐसे धीरे धीरे करके चीज़ें याद कर लेंगे, ऐसी चीज़ें याद होंगी। 5 याद होगी, अच्छा ठीक है, आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगी। एल्टीट्यूड दिया है, बेसिक रनवे लेंथ, टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए डिफरेंट दी हुई है, एक पोर्ट का रेफरेंस ART डायरेक्ट दिया हुआ है, इफेक्टिव ग्रेडियंट भी दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, टेक ऑफ का अलग, लैंडिंग का अलग। टेक ऑफ में पहले 7% एलिवेशन करेक्शन लगा देंगे, उसके बाद सीक्वेंस में लगाएंगे तो टेम्परेचर ART माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड पता है, -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर इंटू एलिवेशन इन किलोमीटर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आ गया, ART गिवन है, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, डेल्टा टी आ गया, करेक्शन लगा दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ चेक आता है, हमें पता है, फिर अपन इफेक्टिव ग्रेडियंट से निकाले जाएंगे। लैंडिंग के टाइम पे केवल एलिवेशन करेक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों का मैक्सिमम आएगा, वही अपना फाइनल रनवे लेंथ आएगा। तो ये मैंने स्पेशली क्यों रखा है यहाँ चीज़ें, क्योंकि इसमें जो लैंडिंग के लिए जो बेसिक रनवे लेंथ दी हुई है 2400 मीटर दी हुई है, इसके ऊपर मैं केवल एक करेक्शन लगाऊंगा, एलिवेशन करेक्शन, ओनली एलिवेशन करेक्शन लगेगा। इसके बाद भी वैल्यू, उसके ऊपर 3 करेक्शन लगे, इसके ऊपर केवल एक करेक्शन लगा, लेकिन वैल्यू ज़्यादा थी स्टार्टिंग में, तो फाइनल जो वैल्यू निकल के आती है वो लैंडिंग टाइम पे ज़्यादा निकल जाती है। तो इसे कन्फ्यूज मत होना, या टेक ऑफ में मैंने 3 करेक्शन लगाए थे, फिर वैल्यू कम आ रही है, क्या मुझे वापस चेक करना पड़ेगा, नहीं, तुमने सही किया है, ये वैल्यू ज़्यादा थी ऑलरेडी, एक करेक्शन लगाया, ऑलरेडी वैल्यू ज़्यादा आ गई, तो लैंडिंग के टाइम पे इसमें वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, तो दोनों का अपने को फर्क नहीं पड़ता।
जो वैल्यू मैक्सिमम आ रही है हम डिफरेंट डिफरेंट निकाल के लाएंगे। टेक ऑफ के लिए अलग, लैंडिंग के अलग। टेक ऑफ में पता है मुझे सारे करेक्शन लगाने हैं, लैंडिंग में मुझे एक करेक्शन लगाना है। तो दोनों का फाइनल मैक्सिमम आएगा वही मेरा फाइनल रनवे लेंथ हो जाएगा। किसी आ रहा है लैंडिंग से आ रहा है टेक ऑफ से आ रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये टाइप of चीज़ हो गया। अब जैसे देखो गेट कुछ सवाल पूछता है 2021 में, ये गेट का सवाल है। तो धीरे करके आइडिया लग जाएगा कि कौन सा है इंजीनियरिंग सर्विस मेंस का क्वेश्चन है, कौन सा गेट का क्वेश्चन है। जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पता था करेक्ट कि इतना ही पता था करेक्शन फॉर इफेक्टिव ग्रेडियंट अपने इतना ही पढ़ी जाती है, 20% इंक्रीज कर दो फॉर ईच 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट। लेकिन उसने पूछ लिया कि इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालो, पता ही नहीं अपने को कैसे निकालते हैं। तो देखो सीख लेते हैं। लेंथ दी हुई है, उनमें ग्रेडियंट दिया हुआ है और इफेक्टिव ग्रेडियंट पूछा है पूरी साइड के हिसाब से। अपन क्या करेंगे सिंपल, ये कि ना 0 से 300 मीटर में 300 मीटर स्टार्टिंग में 0 मानेंगे। 1.2% का ग्रेडियंट है, अप है 3.6 मीटर निकालेंगे। 1.2% के हिसाब से 300 मीटर का तो 3.6 मीटर है, ड्रॉ कर दिया। क्या है कि अगले 300 मीटर में -0.7% है, तो 7 21 2.1 मीटर कम करेंगे 3.6 से, 2.1 करेंगे तो 1.5 आ गया। 500 में 600 से 1100 मीटर मतलब 500 मीटर कितना आप किया, +0.6% आप किया, लगभग 3 मीटर आ गए। 3 मीटर आप कर देंगे, 1.5 से 4.5 चले जाएंगे। फिर 1100 से 1400 300 मीटर है, 300 मीटर में 0.8% माइनस किए हुए 2.4 मीटर के अराउंड आ जाएगा। तो 4.5 से 2.4 करेंगे तो 2.1 मीटर। फिर और लास्ट में करेंगे 300 मीटर में -1%, तो कितना हो गया 3 हो गया। 2.1 से -3 करेंगे तो माइनस का 0.9 आ गया। अब आता है कि इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालेंगे कैसे। इफेक्टिव ग्रेडियंट होगा जो आपका मैक्सिमम पोर्शन में, यहाँ मैक्सिमम मेरा फॉल हुआ है या राइज हुआ है जो भी है, मेरा ग्रेडियंट यही चेंज हुआ है। 4.5 माइनस का 0.9 डिवाइड बाई टोटल लेंथ, ना कि इतनी लेंथ। इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालना है ना कि मुझे ग्रेडियंट निकालना है। इफेक्टिव ग्रेडियंट में टोटल लेंथ है, ठीक है। तो इस करके मैं मेरा आंसर चेंज इन एलिवेशन 4.5 से -0.9 मैक्सिमम यही हुआ, बाकी तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ये इफेक्टिव ग्रेडियंट में रोल प्ले करेगा और टोटल लेंथ लेनी है, पूरे रनवे की लेंथ। ये मेरा मैंने देखा था अभी भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में कि इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालने के लिए उसने 6 मीटर की वैल्यू दी हुई थी और बेसिक रनवे लेंथ 2000 मीटर दी थी, लेकिन अपन 2000 मीटर नहीं लेंगे। क्या फाइनल जो करेक्शन के बाद जो लेंथ आएगी वो लेंगे। टेम्परेचर वालों करेक्शन की वैल्यू है 2100 मीटर। इफेक्टिव ग्रेडियंट 6 मीटर डिवाइड बाई 2100 मीटर इंटू 100, ये मेरा होगा परसेंटेज इफेक्टिव ग्रेडियंट। अभी भी एक क्वेश्चन में किया था ये वाला, ठीक है। ये अपने को ऐसा आइडिया रहेगा। सेम क्वेश्चन है ART पूछ लिया है, बताओ तीन सारे टेम्परेचर दे के कर देंगे। गेट का क्वेश्चन है, सब चीज़ें दी हुई हैं, उसमें तो वैल्यू ये भी दिया हुआ है, कंसिडर द इफेक्टिव ग्रेडियंट एज 1%। 1% का इफेक्टिव ग्रेडियंट दे दिया, एलिवेशन दे दिया, मीन एयरपोर्ट का रेफरेंस टेम्परेचर दे दिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर निकाल लूँगा। तो सारे क्वेश्चन निकालते निकालते फाइनल निकाल लूँगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। बेसिक रनवे लेंथ दी हुई है, एलिवेशन दिया हुआ है, ART निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर निकाल लेंगे, डेल्टा टी निकाल लेंगे, इफेक्टिव ग्रेडियंट दिया हुआ है, सारे सीक्वेंस में निकालता आऊँगा, चेक लगा दूंगा, इफेक्टिव ग्रेडियंट वाला निकाल लूँगा, फाइनल जो लेंथ आएगी मेरी लेंथ हो जाएगी। अब क्या क्वेश्चन आता है एक और, जिससे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है। लैंडिंग के अलग, लैंडिंग के लिए अलग, टेक ऑफ के लिए अलग। टेक ऑफ के लिए सारे करेक्शन, लैंडिंग के लिए ओनली एलिवेशन का करेक्शन। एलिवेशन लैंडिंग वाले में कोई नीड नहीं है टेम्परेचर ग्रेडियंट करेक्शन लगाने की, हमें पता है। टेक ऑफ में मैं सारे करेक्शन लगाऊंगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। लैंडिंग में क्या करना है, मुझे ब्रेक लगाना है, केवल एलिवेशन करेक्शन ही जरूरी है। टेक ऑफ में सारे करेक्शन, इन दोनों का जो मैक्सिमम आएगा वही रनवे लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब अपने को एक दो चीज़ें और पढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीज़ें हैं।
टाइप ऑफ रनवे क्या क्या होते हैं? विजुअल रनवे, डायरेक्टली देख के लैंडिंग करता है पायलट, क्लियर वेदर, स्मॉल एयरपोर्ट पे। इंस्ट्रूमेंट रनवे, ड्यूरिंग लो विजिबिलिटी इंस्ट्रूमेंट गाइड करते हैं और लैंडिंग एंड टेक ऑफ, ड्यूरिंग फोगी कंडीशन एंड कहाँ होता है? मॉडर्न एयरपोर्ट्स पे ये चीज़ें होती हैं। अब आता है एयर नेविगेशन एड्स। ड्यूरिंग फॉग, रेन, नाइट, पुअर विजिबिलिटी के टाइम पे अपने को एयर नेविगेशन की एड की जरूरत होती है कि अपने को पायलट को सहायता करनी पड़ती है, तो वही है एयर नेविगेशन एड्स। कैसे करेंगे? क्या क्या है एयर नेविगेशन के एड्स? क्या क्या तरीके हैं पायलट को ड्यूरिंग एयर नेविगेशन के तौर तरीके? पर्पज क्या क्या है? डायरेक्शन गाइडेंस दे दो, उसकी पोजीशन क्या है एयरक्राफ्ट की वो बता दो, लैंडिंग असिस्टेंस कर दो और कोलिजन अवॉइडेंस कर दो। ये इसके पर्पज है एयर नेविगेशन एड्स के। ठीक है, टाइप्स क्या क्या है इसके एयर नेविगेशन के? एनडीबी, नॉन डायरेक्शनल बीकॉन, वीओआर, वीएचएफ ओमनी डायरेक्शन रेंज। एक आती है डीएमई, डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो पता है जीपीएस, सेटेलाइट नेविगेशन, ये अपने को पता है। दो तो अपने को पता है कि डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट से कर दो, उसको गाइड कर दो कितना दूरी पे है क्या है। जीपीएस, सेटेलाइट नेविगेशन, ये अपने को आइडिया रहता है। दो हैं अलग ही, एनडीबी एंड वीओआर, नॉन डायरेक्शनल बीकॉन एंड वीएचएफ ओमनी डायरेक्शन रेंज। क्या करता है एनडीबी? सिंपल रेडियो ट्रांसमीटर है, एयरक्राफ्ट डिटेक्ट्स रेडियो सिग्नल्स, तो ये अपने रेडियो ट्रांसमीटर से रेडियो वेव एमिट करता है, एयरक्राफ्ट डिटेक्ट कर लेता है रेडियो सिग्नल। यही एनडीवी है, नॉन डायरेक्शनल बीकॉन। क्या प्रॉब्लम होती है इसमें? ओल्ड टेक्नोलॉजी है, एक्यूरेट कम था, आजकल अपन मैक्सिमम जीपीएस यूज करने लग गए हैं। फिर आता है वी ओ आर, वी एच एफ ओमनी डायरेक्शन रेंज। पायलट एयरक्राफ्ट की पोजीशन आइडेंटिफाई करता है रिलेटिव टू ग्राउंड स्टेशन। अब एक आता है इंस्ट्रूमेंटेशन लैंडिंग सिस्टम, आईएलएस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एयर नेविगेशन एड्स का ही पार्ट है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ये तो थे एयर नेविगेशन एड्स, तो कि आपका एयरक्राफ्ट कहीं भी हो, आपको उसकी लोकेशन, उसको कहाँ उसका लोकेशन है, किस डायरेक्शन में उसको जाना है, क्या लैंडिंग असिस्ट करना है, तो कोलिजन अवॉइडेंस करने के लिए, ये सब के लिए एयर नेविगेशन से। इसी का एक पार्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन लैंडिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। तो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अपन थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, ये बड़ा अच्छा ही है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। अब इसके कंपोनेंट क्या क्या है पता है अपने को? कि लैंडिंग करवानी है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करवानी है, पायलट को दिखाई नहीं दे रहा है तो फ्लो की कंडीशन है या वेदर अच्छा नहीं है, जो भी कंडीशन है, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प चाहिए फॉर लैंडिंग द एयरक्राफ्ट। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं आईएलएस के? पहला होता है लोकलाइजर, दूसरा होता है ग्लाइड स्लोप, तीसरा होता है मार्कर बीकॉन। क्या करता है लोकलाइजर? हॉरिजॉन्टल गाइडेंस करता है आपका एयरक्राफ्ट, ये रनवे है, यहाँ लगा होता है सेंटर में, रनवे के एंड में, लास्ट में और सेंटर में लगा होता है। ये बता देता है आपको आप एयरक्राफ्ट यहाँ है, तो बता देता है कि सेंटर में है, इधर जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, और सेंटर सेंटर में आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बता देता है कि आप राइट में हो रहा है तो बता देता है कि इधर आओ, लेफ्ट में हो रहा है तो बता देता है इधर आओ। ये लोकलाइजर काम करता है, हॉरिजॉन्टल गाइडेंस करता है, बता देता है कि सेंटर में है कि लेफ्ट में है कि राइट में। लोकेशन, रनवे, लोकलाइजर कहाँ लगा होता है? रनवे एंड के बियॉन्ड ऑन सेंटर लाइन। अभी बताया आपने, ये रनवे है मेरा, ये मेरा सेंटर लाइन है रनवे की, तो जहाँ रनवे मेरा खत्म हो गया तो यहाँ पे लोकलाइजर लगा होता है सेंटर में, रनवे के एंड पे। ठीक है, लोकलाइजर। क्या था ग्लाइड स्लोप, नाम से लग रहा है स्लोप है, कुछ वर्टिकली बताएगा, वर्टिकल गाइडेंस देगा। लोकेशन कहाँ होती है? रनवे के साइड में कहीं लगे होते हैं। स्टैंडर्ड ग्लाइड एंगल 3 डिग्री। जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग करता है ना, उसकी नोज कितनी डाउन रहती है, उसका ग्लाइड एंगल है, स्टैंडर्ड ग्लाइड एंगल आपको 3 डिग्री रखना होता है, तो आपको आपकी लैंडिंग सही रहेगी। तो उससे अगर ज़्यादा कम है तो ये इस वाले इक्विपमेंट से बता देगा कि ग्राउंड के रेफरेंस में उसको आइडिया नहीं रहता, इफेक्टिव ग्रेडियंट के चक्कर में। इफेक्टिव ग्रेडियंट कई सारी चीज़ रहती हैं, तो
ये मान लो मेरा एक एयरपोर्ट है, रनवे है, यहाँ कहीं लगा हुआ है, यहाँ मेरा एयरक्राफ्ट आया और ये हाइट पे है अभी, ये सीधा इससे इंटरेक्ट करता है और इसका बताता है कि आपका ग्लाइडिंग एंगल कितना है। कितने ग्लाइडिंग एंगल से आप आओगे तो आप सेफली लैंड कर जाओगे। वर्टिकल गाइडेंस बता देता है, स्टैंडर्ड ग्लाइड एंगल 3 डिग्री का होना चाहिए। कहाँ लगे होते हैं? रनवे की साइड में लगे होते हैं। ये कहता है मार्कर बीकॉन्स, ये बताता है कि आप अभी आपका रनवे कितना दूर है, एयरक्राफ्ट जहाँ है उससे रनवे कितनी दूर है। क्या क्या टाइप है? आउटर मार्कर, मिडल मार्कर, इनर मार्कर। ठीक है, रनवे भी किलोमीटर्स में होता है, तो आउटर मार्कर, मिडल मार्कर, इनर मार्कर, टाइप से करके मार्कर बीकॉन्स आपकी रनवे की डिस्टेंस बता देते हैं। तो हमें 3 चीज़ें पता चल गई। लोकलाइजर आपका कहाँ लगा होगा? रनवे के एंड में लगा होगा, सेंटर लाइन पे लगा होगा। आपको हॉरिजॉन्टल गाइडेंस देगा कि आप सेंटर में हो कि लेफ्ट में हो कि राइट में हो, तो आप हमेशा सेंटर में रहना होता है। ग्लाइड स्लोप, नाम से लग रहा है कि कुछ वर्टिकल स्लोप एंगल कुछ इस टाइप का बताएगा, तो वर्टिकल गाइडेंस को देता है। और रनवे के हिसाब से आपको ग्लाइड एंगल 3 डिग्री रखना होता है, ये स्टैंडर्ड है। कहाँ लगे होते हैं? रनवे के साइड में लगे होते हैं। मार्कर बीकॉन्स बताता है कि रनवे कितना दूरी पे है। ठीक है, अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं आईएलएस के, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के, और डिसएडवांटेज को लिमिटेशन भी है कि नहीं है। एडवांटेजेस क्या है? सेफ लैंडिंग करवा देगा इंक्लूडिंग फॉग, नाइट में लैंडिंग करवा देगा, हायर एयरपोर्ट एफिशिएंसी करेगा अगर जल्दी जल्दी, नहीं तो एयरपोर्ट पे पायलट घूम रहा है, समझ ही नहीं आ रहा फॉग के टाइम पे, और इससे एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। लेकिन आईएलएस लगाएंगे तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, जल्दी जल्दी लैंडिंग करवा के और एयरपोर्ट रनवे को खाली करता जाएगा, और बाकियों जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी भी लैंडिंग जल्दी जल्दी करवाएगा, तो एफिशिएंसी अपनी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक आइडिया है। एक्सीडेंट को रिड्यूस करेगा, ये तो फॉग के टाइम पे एक्सीडेंट के बहुत चांस रहते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के फायदे हो गए, कंपोनेंट हो गए। लिमिटेशन देखते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है, सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, तो एक्सपेंसिव तो है ही है। सेंसिटिव इक्विपमेंट्स लगे होते हैं इसमें। ठीक है, एक्सपेंसिव है, क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इनमें टेक्निकल डैमेज भी या टेक्निकल ग्लिचेज भी होने के चांसेस रहते हैं, और सिग्नल डिस्टर्बेंस पॉसिबल है। ठीक है, सेंसिटिव इतने हैं, कोई सिग्नल डिस्टर्ब भी कर सकता है, कोई हैक कर लिया, इस टाइप की चीज़ें हैं। एक्सपेंसिव है, सेंसिटिव इक्विपमेंट्स है, और सिग्नल डिस्टर्बेंस पॉसिबल। तो ये आपने पढ़ लिया, रनवे लेंथ हमने कंप्लीट कर लिया। तो अपन आते हैं टैक्सीवे डिजाइन पे। क्या है टैक्सीवे? टैक्सीवे बड़ा सी सिंपल सी चीज़ है। रनवे पे एयरक्राफ्ट लैंडिंग करने के बाद उसको एप्रोन तक पहुंचने के लिए जो चाहिए होता है वो टैक्सीवे है, जो कभी बेसिक बेसिक से देख लेते हैं। भाई टैक्सीवे डिजाइन इंपॉर्टेंट, कि रनवे पे ब्लॉकेज ना हो, कि ऐसा ना हो कि कई देर तक एयरक्राफ्ट रनवे पे घूम रहा है, जल्दी से उसको बाहर निकालो। रनवे ब्लॉकेज हो गया, कम करेगा। विंग्स के कोलिजन कम करने हैं, अनसेफ टर्निंग नहीं करनी है, डिलेज नहीं करनी है, यह भी अपने समझेंगे। फीचर्स ऑफ टैक्सीवे क्या है? विड्थ कम होगी, रनवे की विड्थ तो बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तो अपने को केवल उसको घुमा के एप्रोन तक पहुँचाना है, तो विड्थ कम रिक्वायरमेंट होगी। कम स्पीड में मूवमेंट करेगा, क्योंकि अब अपना लैंडिंग कर चुका है एयरक्राफ्ट, कर्व्ड पाथ पॉसिबल। बड़ा सिंपल सा टैक्सी वे, एयरक्राफ्ट ये रनवे था, यहाँ पे लैंडिंग कर चुका है, ये टैक्सी वे है, और यहाँ में टर्मिनल बिल्डिंग है, यहाँ आगे वो एप्रोन है, बस यहाँ तक लाना है अपने को, टर्मिनल से रनवे तक, रनवे से टर्मिनल तक जो रास्ता है उसी को टैक्सी वे बोलते हैं। ठीक है, क्या है इसमें? रनवे को एप्रोन, हैंगर, टर्मिनल से कनेक्ट करने वाली रोड। ठीक है, हैंगर, हैंगर में अपन कपड़े टांगते हैं, तो यहाँ एयरक्राफ्ट को टांगेंगे, और एयरक्राफ्ट को टांगेंगे इसका मतलब एयरक्राफ्ट की क्या कर रहे हैं? मेंटेनेंस कर रहे हैं। एप्रोन, एयरक्राफ्ट पार्किंग, यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग, पैसेंजर की और कार्गो की लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, टर्मिनल के पास रहते हैं ये। ठीक है, टर्मिनल बिल्डिंग अपने को पता रहती है, जहाँ पे वेटिंग एरिया होता है,
जहाँ पे हम बैगेज को चेकिंग वगैरह करवाते हैं, सब टर्मिनल वाला बिल्डिंग में। अब आते हैं कि डिजाइन फैक्टर क्या क्या है टेक्स्ट डिजाइन के। विड्थ, टर्निंग रेडियस, ग्रेडियंट, ड्रेनेज, साइड डिस्टेंस, ये सब चीज़ें डिजाइन फैक्टर में लेते हैं टेक्स्ट डिजाइन में। बस इनको डिजाइन फैक्टर अपन केवल फॉर्मूले हैं केवल टर्निंग रेडियस के ही, बाकी अपने को डिजाइन फैक्टर पता होना चाहिए कि विड्थ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टर्निंग रेडियस हो गई, ये तो आगे पता चल ही जाएगा, ग्रेडियंट कितना देना है, ड्रेनेज के लिए क्या करना है, और साइड डिस्टेंस एयरक्राफ्ट को पायलट को दिखना भी चाहिए कि आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी वो गाड़ी के रूप में चला रहा है इसको, एरोप्लेन को। ठीक है, टर्निंग रेडियस के दो तीन चीज़ें हैं। पहला अपन हाईवे में पढ़ते थे ई प्लस एफ बराबर का वी स्क्वायर अपॉन जी आर। वी यहाँ मीटर पर सेकंड में था, किलोमीटर पर सेकंड आवर में करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन 127 का आर होता था। यहाँ ई होता नहीं है तो एफ बराबर का वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। अब थोड़ा सा इसको सही करने के लिए आर की वैल्यू निकालेंगे अपन, वी स्क्वायर अपॉन का 125 एफ, इसे याद करना है। एफ की वैल्यू पता है अपने को, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है। वी की वैल्यू के एम पी एच में आएगी। आर टर्निंग रेडियस आ गई, आर आर वी स्क्वायर अपन 125 एफ। ठीक है, ये वैल्यू। अब एक आता है होरंजेफ इक्वेशन होती है, औरंगजेब नहीं है, होरंजेफ इक्वेशन है। क्या है होरंजेफ इक्वेशन? बड़ा ही सिंपल सा है, 0.388 डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन टी बाई टू माइनस का एस। इनके टर्म क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला सबको याद रहता है। डब्ल्यू हो गया व्हील बेस, कौन सा व्हील बेस? एयरक्राफ्ट का फ्रंट व्हील से लेके रियर व्हील या रियर गियर तक के बीच की डिस्टेंस व्हील बेस होती है। ठीक है, टी क्या है? टैक्सी वे विड्थ दी ना हुई हो तो याद रखना है 22.5 मीटर ले लो। ठीक है, एस क्या है? साइड क्लियरेंस। साइड क्लियरेंस कैसे निकालेंगे अपन? व्हील ट्रेड बाई टू प्लस का 6 मीटर। कैसे? जैसे इसमें पूरा एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है, ये व्हील ट्रेड है इसका आधा लिया, व्हील ट्रेड बाई टू हो गया, प्लस का 6 मीटर जोड़ दिया, 6 मीटर ऐड कर दिया, तो ये यहाँ तक पहुँच गया अपन सेंटर से। ये मेरा मान लो कि क्या है? टैक्सी वे है। तो टी बाई टू लिया था हमने, पूरी विड्थ तो टी टी बाई टू। तो नीचे वाला टर्म देखो क्या क्या है, टी बाई टू माइनस का एस। एस क्या है? 6 प्लस का व्हील ट्रेड बाई टू। मतलब पंखुड़ियों के बाद कितनी डिस्टेंस मेरे को एक्स्ट्रा बच रही है टैक्सी में, वही नीचे का टर्म है। तो पहले टैक्सी वे की विड्थ मेरे को पता है टी है पूरी, तो टी बाई टू कर दूंगा मैं, फिर माइनस का एस। एस कैसे निकालूंगा? सेंटर से व्हील ट्रेड बाई टू प्लस का 6, तो यही चीज़ आ गई, और फॉर्मूला हो जाएगा आर बराबर का 0.388 डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन का टी बाई टू माइनस का एस। डब्ल्यू क्या है? व्हील बेस, मीटर में लिखना है। टी क्या है? टैक्सी वे की विड्थ, दिया हो या तो 22.5 मीटर, कितना भी दिया हो तो उतना ले लेंगे, अदरवाइज 22.5 मीटर ले लेंगे। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें दिया हो नहीं है। एस अपने को पता है कि 6 प्लस का, या फिर मैं सेंटर से चलूँगा तो व्हील ट्रेड डिवाइड बाई टू प्लस का 6 मीटर। तो इससे अपने को चीज़ें पूरी आइडिया हो जाए। अब इसके एक दो चीज़ें और हैं देखो, अगर सबसोनिक जेट है और सुपरसोनिक जेट है, तो सबसोनिक जेट है तो आर मिनिमम मेरे को 120 मीटर लेनी है। सुपरसोनिक जेट है तो 180 मीटर मेरे को मिनिमम रिक्वायर्ड है टर्निंग रेडियस की। तो तीन चीज़ें होंगी मेरे पास, इससे निकालूंगा, हॉरन जॉब से निकालूंगा, और आर मिनिमम की वैल्यू निकालूंगा। इन तीनों का जो मैक्सिमम आएगा वो मैं रेडियस प्रोवाइड कर दूंगा। क्या है ये? टर्निंग रेडियस। देखो इसमें तीन चार सवाल आए हुए हैं, मैक्सिमम तो इंजीनियरिंग सर्विस में ही आए हुए हैं। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ टैक्सी वे फॉर ए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट आते ही अपने को आर मिनिमम 180 मीटर याद आ गया। रनिंग स्पीड दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर, हम जल्दी से आर बराबर वी स्क्वायर अपने 125 एफ निकाल लेंगे।
KMPH में 50 रखेंगे, 125, ऐप की वैल्यू मेरे को 0.13 फ्रिक्शन दिया हुआ है, आर निकाल लूँगा। व्हील बेस 35 मीटर दिया हुआ है, ट्रेड 7.5 मीटर दिया हुआ है। अब देखो एयरपोर्ट इज ऑफ टाइप ए एज पर ICO, तो अपने को चाहिए क्या, आर बराबर का 0.388W² टी/2 - S। व्हील बेस दिया हुआ 35 मीटर। टी चाहिए कि टैक्सीवे की विड्थ कितनी है, दी भी नहीं भाई, कहीं देखा पूरे में देखा टैक्सीवे की विड्थ नहीं दी है, उसके लिए एक चीज़ दे दी है, द एयरपोर्ट इज ऑफ टाइप ए एज पर ICO। तो इसके लिए मैं याद करवाया था, टैक्सीवे की विड्थ ना दी हो तो 22.5 मीटर ले लो। और एस एस तो अपने को पता था, व्हील ट्रेड बाई 2 प्लस का 6, तो व्हील ट्रेड कितना था, ट्रेड और मैन की लेंथ 7.5 बाई 2 प्लस का 6। तो अपने को ये इसे यहाँ भी याद होना चाहिए, ये जो नीचे वाला टर्म है ना, T/2 - S, ये क्या सिग्निफिकेंस कर रहा है, T/2 जो इतनी लेंथ थी उसमें से मैंने इतनी लेंथ घटा दी है, तो ये इतना क्लियरेंस बचा है। ठीक है, इस हिसाब से अपन निकाले जाएंगे, तो इन तीनों का मैक्सिमम R हो जाएगा, टर्निंग रेडियस। अब क्या है, देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, टर्निंग रेडियस पूछी है टैक्सीवे की, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, आर्मीनियम 180 मीटर, व्हील बेस दिया हुआ 30 मीटर, ट्रेड दिया हुआ 6 मीटर, और टर्निंग स्पीड दी है 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर के हिसाब से आर बराबर वाई स्क्वायर अपना 125 ऐप, वी की वैल्यू दी हुई है 50, एफ की वैल्यू दी हुई है 0.13, एक आर आ जाएगा। एक लास्ट कार बचा है, औरंगजेब इक्वेशन 0.388W² - S। डब्ल्यू का स्क्वायर है, ये हमेशा याद रखना। तो डब्ल्यू क्या है, व्हील बेस हो गया, व्हील बेस कितना था, दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है, विड्थ टैक्सीवे की दी हुई है 22.5 मीटर। एस सेंटर से चला, पहले आया व्हील ट्रेड दोनों साइड था तो इसका आधा कर दिया, व्हील ट्रेड डिवाइड बाई 2 प्लस का जो पंख होते हैं अपन इसको 6 मीटर का मान लेते हैं, जो इसके स्पेन विंग्स स्पेन होते हैं वो 6 मीटर का मान लेते हैं। व्हील ट्रेड डिवाइड बाई 2, व्हील ट्रेड पूरा था, सेंटर से चलना मुझे इधर चलना है, व्हील ट्रेड डिवाइड बाई 2 प्लस का 6, ये मेरा आ गया एस। T/2 मेरे को पूरा तो है पता ही था, तो T/2 मैंने इसका ऐसे ही आ गया। ठीक है, ऐसे करके अपन निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन आया है कि एन एग्जिट टैक्सीवे टू डिजाइन फॉर बोइंग 707, टर्न ऑफ स्पीड दे रखी है, बोइंग 707 आर्मीनियम 180 मीटर मान लो, सुपरसोनिक वाले होते हैं, बोइंग 707 बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट बताते हैं, आर्मीनियम 180 मीटर हो गया। लेटरल फ्रिक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, आर निकालेंगे जल्दी से, V² 125 है। और चीज़ें दी हुई हैं, व्हील बेस दिया हुआ है, मैन लैंडिंग गियर का ट्रेड दिया हुआ है, विड्थ ऑफ टैक्सी दिया हुआ है, सब चीज़ें दी हुई हैं। एक और आर निकालेंगे, जो मैक्सिमम आएगा आर की वैल्यू वही फाइनल हो जाएगी। तो ये अपना टैक्सी भी कंप्लीट हो गया। टैक्सी में अपने को क्या क्या चीज़ याद थी, 3 टाइप की चीज़ें देखूंगा मैं, कौन सा जेट है, सबसोनिक 120 मीटर, सुपरसोनिक 180 मीटर, V² अपन 125 ऐप कहाँ से निकाला मैं, हाईवे से याद कर लिया इसको, कहीं भूल भी जाओ हाईवे से याद है। औरंगजेब इक्वेशन आइडिया होगा 0.388 W² अपन का T/2 - S। ये व्हील बेस है, टैक्सीवे की विड्थ है, और ये अपने को पता है कि सेंटर से चलूँगा, पहले व्हील ट्रेड आएगा डिवाइड बाई 2 प्लस का 6 मीटर, सब मीटर में रखना है, मीटर में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में रखूँगा, मीटर में आ जाएगी। ये अपने को सारा आइडिया है, हाईवे से काफ़ी मिलता जुलता सा चीज़ें हैं। टैक्सीवे के बारे में एक दो चीज़ें और देख लो भाई, इंपॉर्टेंट टैक्सीवे पैरामीटर क्या क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टैक्सीवे पैरामीटर क्या क्या है, अपने को टैक्सीवे डिजाइन करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला तो कहते हैं कि लेंथ ऑफ टैक्सीवे शुड भी मिनिमम। क्यों भाई, एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट बड़ी चीज़ है, उसको नीचे ज़मीन पे चलाने के लिए भी फ्यूल यूज होता है, तो लेंथ ऑफ टैक्सीवे शुड भी मिनिमम। टैक्सीवे विड्थ
टैक्सीवे एज क्लियरेंस, डिस्टेंस बिटवीन आउटर व्हील एज एंड पेवमेंट एज, ये भी अपन ध्यान रखते हैं कि टैक्सीवे की विड्थ कितनी होनी चाहिए। टर्निंग रेडियस अपन सारा करके आए, इसमें तो फॉर्मूला वगैरह सारे लिख देंगे, अगर वो फैक्टर पूछ ले या पैरामीटर्स पूछ ले तो। कर्व वाइडनिंग, कर्व पे ऑफ ट्रैकिंग के कारण एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करते हैं, वही हाईवे वाला कॉन्सेप्ट। इलेक्ट, कर्व जंक्शन पर एक्स्ट्रा पेव्ड एरिया करते हैं फॉर स्मूथ टर्निंग, सेम सी चीज़ें हैं। टैक्सीवे सेपरेशन बिटवीन पैरेलल टैक्सीवे ड्यू टू लार्ज विंग्स, अपन टैक्सीवे को सेपरेशन में भी थोड़ी दूर दूर रखते हैं ताकि इनके विंग्स कोलिजन ना कर पाए, इनके एयरक्राफ्ट के विंग्स कोलिजन ना करेंगे। आता है कि रैपिड एग्जिट टैक्सीवे। रैपिड एग्जिट टैक्सीवे क्या होता है, ये मान लो मेरा एयरक्राफ्ट एयर रनवे है, मैं जल्दी से निकालना चाहूँगा, वो ऐसे जैसे लैंड किया तो चाहूँगा कि जल्दी से निकल जाए, तो मैं यहाँ से 20 से 40 डिग्री के एंगल पे मैं एग्जिट टैक्सीवे देता हूँ ताकि लैंडिंग करे, यहाँ तक पहुँचे और जल्दी से एग्जिट कर जाए, तो ये इसी को बोलते हैं रैपिड एग्जिट टैक्सीवे। और एक मैं साइड डिस्टेंस का भी ख्याल रखूँगा, ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि पायलट को आगे का देखना तो चाहिए, अगर ब्रेक कहीं ब्रेक ब्रेक लगाना पड़े टैक्सीवे पे तो साइड डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने क्या क्या पैरामीटर आ गए, वही टैक्सीवे कोई एज ए नॉर्मल हाईवे मानो, लेंथ ऑफ टैक्सीवे छोटी मिनिमम, टैक्सीवे की विड्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर, टर्निंग रेडियस इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कर्व पे वाइडनिंग करेंगे क्योंकि ऑफ ट्रैकिंग होगा, टैक्सीवे का सेपरेशन होना चाहिए क्योंकि विंग्स टकरा ना जाए, रैपिड एग्जिट टैक्सीवे कि अब मेरे को लैंडिंग के बाद जल्दी से एयरक्राफ्ट को एग्जिट करना है, और साइड डिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब बताया कि टाइप ऑफ टैक्सीवे क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के टैक्सीवे होते हैं, इनको तो बड़ा ही सिंपल सा है, एंट्रेंस टैक्सीवे, एग्जिट टैक्सीवे, पैरेलल टैक्सीवे। देखो क्या है, एंट्रेंस टैक्सीवे क्या है, एप्रोन से अब एयरक्राफ्ट को क्या करनी है, टेक ऑफ करना है, टैक्सीवे से आया, कहाँ चला गया, रनवे पे चला गया, तो रनवे पे एंट्रेंस कर लिया, एंट्रेंस टैक्सीवे। एग्जिट टैक्सीवे लैंडिंग कर लिया, अब रनवे से बाहर निकालना है, टैक्सीवे के थ्रू अपन कहाँ पहुँचा देंगे, एप्रोन पे पहुँचा देंगे, ये एग्जिट टैक्सीवे है। पैरेलल टैक्सीवे, दो टैक्सीवे पैरेलल हों तो उनको पैरेलल टैक्सीवे बोल देते हैं। अब एग्जिट टैक्सीवे में एक और कॉन्सेप्ट आता है, रैपिड एग्जिट टैक्सीवे, हमने अभी भी पढ़ा था, किस एंगल पे रहता है, 20 से 40 डिग्री एंगल पे रहता है, एयरक्राफ्ट जल्दी से रनवे छोड़े इसलिए रैपिड एग्जिट टैक्सीवे देते हैं। इसके कुछ बेनिफिट है रैपिड एग्जिट टैक्सीवे के, क्या क्या बेनिफिट है, रनवे ऑक्यूपेंसी टाइम कम हो जाता है कि जल्दी से एग्जिट करेगा तो दूसरा एयरक्राफ्ट लैंडिंग करेगा जल्दी से, तो रनवे की ऑक्यूपेंसी टाइम कम हो जाती है, डिले कम होगा, और मोर एयरक्राफ्ट हैंडलिंग और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है रनवे की। ठीक है। एक चीज़ आती है होल्डिंग एप्रन। होल्डिंग एप्रन क्या होती है कि रनवे पे एंट्री से पहले अपन ने देखा होगा कि ये रनवे है और यहाँ से एप्रॉन से टेक ऑफ के लिए एयरक्राफ्ट आया, यहाँ बहुत सारे एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं, ये होल्डिंग एप्रॉन एरिया होता है कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि मैं कब टेक ऑफ करूँगा, तो रनवे पर एंट्री से पहले वेटिंग एरिया, इसी को होल्डिंग एप्रॉन कहते हैं। ठीक है, आइडिया हो गया अपने को। अब क्या चीज़ें हैं, अब बड़ी बेसिक बेसिक सी चीज़ें बची हुई हैं, एक एक करके अपन इनको देख लेते हैं। अब तो इनके कंपोनेंट ही बचे हुए हैं। एप्रॉन क्या होता है, एयरक्राफ्ट पार्किंग एरिया, जहाँ टर्मिनल बिल्डिंग के पास वो लगा रहता है, किसके लिए, लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, किन की, अपन लोगों की, पैसेंजर को, गुड्स की, कार्गो की लोडिंग अनलोडिंग के लिए। ठीक है, फ्यूलिंग के लिए, छोटी मोटी मेंटेनेंस के लिए, सर्विस सर्विस के लिए नहीं है, मेंटेनेंस के लिए, छोटा मोटा मेंटेनेंस के लिए, और फ्यूल भी अपन इसी में यहीं डाल देते हैं, तो ये एप्रॉन हो गया। फिर पार्किंग टाइप, एप्रॉन में एयरक्राफ्ट को किस एंगल पे कैसे खड़ा करते हैं, तो ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकले मेरी टर्मिनल बिल्डिंग के पास, बहुत सारे मैं उस मेरा जो पार्किंग एरिया है मैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाऊँ, तो इसके लिए पार्किंग के टाइप होते हैं, परपेंडिकुलर लगा दो, एंगल्ड लगा दो, पैरेलल पार्किंग कर दो। ठीक है, क्या है परपेंडिकुलर पार्किंग, ये दो टाइप की होती है, नोज इन नोज आउट। नोज इन का मतलब क्या है, नोज ऑफ एयरक्राफ्ट जो आगे वाला पार्ट है उसका टुवार्ड्स टर्मिनल हो तो नोज इन, जैसे लगता है ये मेरी टर्मिनल बिल्डिंग है और यहाँ मेरा एयरक्राफ्ट लगा है, तो ये नोज इन है और परपेंडिकुलर है। ठीक है, नोज आउट क्या हुआ, इसका ऑपोजिट
ये मेरा एयरक्राफ्ट इधर मुँह करके खड़ा है, ये नोज आउट हो गया, परपेंडिकुलर है। ऐसे ही अगर एंगल्ड हो तो भी नोज इन नोज आउट हो जाएगा, कुछ एंगल पे करके खड़ा है, कई बार ऐसे खड़े होते हैं एयरक्राफ्ट, तो ये नोज इन एंगल्ड हो गया, नोज आउट एंगल ऐसे ही हो जाएगा। पैरेलल पार्किंग, टर्मिनल बिल्डिंग के पैरेलल में अगर पार्किंग हो रही है, पैरेलल पार्किंग बोलेंगे, पैरेलल टू टर्मिनल बिल्डिंग। रिमोट पार्किंग क्या है, कई बार टर्मिनल बिल्डिंग तो यहाँ होती है, यहाँ कुछ एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं, एक कोई एयरक्राफ्ट देखा होगा हमने एकदम रैंडम लोकेशन पे खड़ा हुआ कुछ भी, वहाँ से फिर अपन बस के थ्रू जाते हैं, तो वो होता है रिमोट पार्किंग, फार फ्रॉम टर्मिनल। ठीक है, समझ में आ गया। परपेंडिकुलर, एंगल्ड, पैरेलल पार्किंग और रिमोट पार्किंग, इन नोज इन नोज आउट और इन नोज आउट। अब आता है हैंगर। हैंगर पे अपन कपड़े कपड़े टांगते हैं, तो ऐसे एयरक्राफ्ट को भी हैंगर पे टांग देते हैं, किसके लिए, सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस और रिपेयर ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है। कंट्रोल टावर में क्या होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बैठता है यहाँ पे, क्या कंट्रोल करता है, टेक ऑफ, लैंडिंग एंड एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यही कंट्रोल टावर का काम होता है। टर्मिनल बिल्डिंग पैसेंजर का जोन हो जाता है, टिकटिंग कराता है, सिक्योरिटी चेक करवाता है, वेटिंग एरिया भी इसी में होता है, और बैगेज हैंडलिंग भी, चेक इन वगैरह सब इसी में होती है, यही टर्मिनल बिल्डिंग है। तो पैसेंजर जोन है, टिकटिंग, सिक्योरिटी, वेटिंग, बैगेज, देखो आइडिया है चीज़ें। अब क्या चीज़ आती है, एयरपोर्ट की जोनिंग होती है, बस सिंपल सा है, एक एयर साइड, एक लैंड साइड। जहाँ एयरक्राफ्ट ऑपरेशन जोन है उसको एयर साइड बोल देते हैं, लैंड साइड जहाँ पैसेंजर या पब्लिक जोन होता है उसको लैंड साइड बोल देते हैं, जो हमने सबसे पहले टॉपिक यहीं से शुरू किया था। एयर साइड जहाँ एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन जोन होता है, इट इंक्लूड्स रनवे, टैक्सीवे, एप्रोन, यहाँ तक ये एयरक्राफ्ट आता है, एयर साइड हो गया। लैंड साइड पैसेंजर या पब्लिक जोन, क्या क्या इंक्लूड करता है, टर्मिनल बिल्डिंग, टर्मिनल बिल्डिंग के पास अपनी व्हीकल्स की पार्किंग, एक्सेस रोड, जो भी चीज़ें जहाँ से बस लेके जाती हैं, बस वो एक्सेस रोड, यही लैंड साइड हो गया। बहुत देर से हमने पीवाईक्यू नहीं देखी कि पीवाईक्यू किस टाइप की आती है आपसे, ये देखो पीवाईक्यू। अब एक बेसिक सा सवाल आता है कि हमने पढ़ तो इतना कुछ लिया है, लेकिन साइट सिलेक्शन कैसे करेंगे एयरपोर्ट की, ये एक बड़ा बेसिक सा सवाल है। तो अपन मेनली चार चीज़ें ध्यान देते हैं जो भी साइट सिलेक्शन करते हैं, एयरक्राफ्ट की सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पैसेंजर का कन्वीनियंस, फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है नहीं हो सकती, और इकोनॉमी, चार चीज़ें देखते हैं अपन एयरपोर्ट की साइट सिलेक्शन में। अब इन्हीं चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के यहाँ फैक्टर्स के रूप में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, रीजनल प्लान क्या है, नियर बाई सिटीज को इंडस्ट्री, टूरिज्म, मिलिट्री ऑफ इम्पोर्टेंस है, ये सब रीजनल प्लान में आ जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है एयरक्राफ्ट की, एयरपोर्ट की, दूसरी दूसरे जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम उनसे एक्सेसिबल है कि नहीं है, विंड की डायरेक्शन क्या है, और विंड कंपोनेंट मान लो, विजिबिलिटी है कि नहीं है, जैसे हिल पे इसलिए ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती है। टोपोग्राफी क्या है, तो फ्लैट है कि जनरल स्लोप है, किसका, साइट का, साइट, हम एयरपोर्ट की साइट सिलेक्शन कर रहे हैं, और ऑब्स्ट्रक्शन फ्री, ठीक है। ठीक है, तो टोपोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि शहर के बीचों बीच हमने एयरपोर्ट जगह मिली, एयरपोर्ट बना दिया, आसपास बहुत सारी मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई है, टोपोग्राफी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ड्रेनेज, एयरपोर्ट मोस्टली फ्लैट होते हैं तो रिक्वायर्स ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, सरफेस ड्रेनेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज और क्रॉस स्लोप। क्रॉस स्लोप तो अपन कहाँ देते हैं, इसी में दे देते हैं, इसमें जो मेरा रनवे होता है इसमें क्रॉस स्लोप दे देता हूँ, टैक्सीवे में या फिर रनवे में। सरफेस ड्रेनेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज और क्रॉस स्लोप। क्रॉस स्लोप क्या होता है, रनवे या टैक्सीवे में स्लाइड ट्रांसफर स्लोप प्रोवाइड करते हैं। क्रॉस स्लोप क्या होता है, रनवे क्रॉस स्लोप और क्विक ड्रेनेज। तो ड्रेनेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेरा एयरपोर्ट मोस्टली फ्लैट होता है, तो मेरे को ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, तो सरफेस ड्रेनेज भी होना चाहिए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी होना चाहिए, और क्रॉस स्लोप होना चाहिए, ताकि जल्दी से जो रेन वाटर है जल्दी से ड्रेन होके सरफेस ड्रेन में जाए, सरफेस ड्रेनेज से अंडरग्राउंड ड्रेनेज में जाए, और जल्दी से ड्रेन आउट कर सकें सिस्टम को। तो ड्रेनेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सॉइल कंडीशन, वही बहुत इंपॉर्टेंट है,
फ्यूचर एक्सपेंशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे एयरपोर्ट का। जैसे दिल्ली वाला है, दिल्ली वाले के आसपास इतना क्राउड हो चुका है कि हम उसका फ्यूचर एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं। नॉइज न्यूसेंस एयरपोर्ट के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। यूटिलिटीज, सर्विस और इकोनॉमी। तो साइड सिलेक्शन ऑफ एयरपोर्ट के लिए अपन मेनली याद रखेंगे कि पहले एयरक्राफ्ट की सेफ्टी से रिलेटेड वाली चीज़ें लिख देंगे, पैसेंजर की कन्वीनियंस के लिए चीज़ें लिख देंगे, फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है कि नहीं हो सकती उसके लिए कुछ चीज़ें लिख देंगे। फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें आई, फ्यूचर ग्रोथ के लिए आई चीज़ें, फ्यूचर एक्सपेंशन ही आ गया सीधा, एक्सेसिबिलिटी, रीजनल प्लान, ये सब किस में आ गए, पैसेंजर कन्वीनियंस में आ गए। एयरक्राफ्ट सेफ्टी के लिए क्या आया, विंड डायरेक्शन, विजिबिलिटी, टोपोग्राफी, ड्रेनेज, ये सब किस में आए, एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए आ गया। सॉइल कंडीशन भी किस में आ गया, एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए आ गया। नॉइज न्यूसेंस पैसेंजर कन्वीनियंस के लिए आ गया। इकोनॉमी, इकोनॉमी आ गया। फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर एक्सपेंशन, टाइप की चीज़ें अपन राइट डाउन कर सकते हैं। एक एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो। Elaborate the various criteria which needs to be considered for selection of site of civilian greenfield airport in hilly region। ठीक है, इनमें से कुछ कुछ पॉइंट अपन लिख देंगे। ये क्वेश्चन आता है, जो पहला क्वेश्चन ये आया एयरपोर्ट का 2008 में। Enumerate and explain all possible factors which are to be assessed precisely and to be taken into account during the process of decision making for suitability of potential site of civilian airport। देखो, रीजनल प्लान, एयरपोर्ट यूज, proximity to other airports, ground accessibility, topography, obstructions, visibility, wind, ये सब पॉइंट। इसके आगे और भी पॉइंट है, इस टाइप से चीज़ लिखनी है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीज़ नहीं लिखनी है एक के अंदर। 10 नंबर का है तो इतना टाइम लिखेंगे तो सारा टाइम तो अपने इसी में चला जाएगा। लिखो, 2 लाइन लिखो, लिखो मेनली जो इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है वो लिखो, 2 लाइन, एक एक लाइन। ठीक है, ये पॉइंट ऑलरेडी अपने 8-10 पॉइंट हो गए हैं। इसमें कुछ ज़्यादा लिखना, ड्रेनेज वगैरह में, टोपोग्राफी, विंड डायरेक्शन में विंड रोज लिख दो, प्रीवेलिंग विंड डायरेक्शन लिख दो, हेड विंड लिख दो, क्रॉस विंड लिख दो, विंड कवरेज लिख दो, इस टाइप की कुछ चीज़ लिख दो, विजिबिलिटी, फॉग वगैरह एक्सेट्रा। टोपोग्राफी में लिख दो, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री होना चाहिए। अप्रोच जोन क्या होगा ये आगे अपन डिस्कस करेंगे। Sketch a typical cross section of runway and taxiway. Explain the importance of drainage of airport। ड्रेनेज ऑफ एयरपोर्ट हमें पता चल गया, सरफेस ड्रेनेज भी देंगे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी देंगे, क्रॉस स्लोप भी देंगे। क्रॉस स्लोप का ही इसने क्रॉस सेक्शन पूछा है। क्रॉस सेक्शन में अपने क्या है, सॉइल हो गई, ग्रेनुलर मटेरियल, स्टोन, ये तो वही कॉन्क्रीट, वही हाईवे वाली चीज़ें आ गई, एसफाल्ट आ गया। बस ये क्रॉस स्लोप अपने को दिखा देना है, चाहे एसफाल्टी कॉन्क्रीट या फ्लेक्सिबल पेमेंट हो, चाहे पीसीसी डिजिट पेमेंट हो। ठीक है, अब एक आता है कि एयरपोर्ट में जो अपन रनवे बनाते हैं, कह रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, रनवे की रिक्वायरमेंट क्यों है, ऐसे सवाल पूछ लेता है। एक्सप्लेन डिटेल द 8 रिक्वायरमेंट्स ऑफ एयरपोर्ट पेमेंट। तो एयरपोर्ट में पेमेंट क्यों नहीं, एक तो एयरपोर्ट में पेमेंट नहीं बनाएंगे, रनवे नहीं बनाएंगे तो एयरक्राफ्ट कहाँ लैंड करेगा, कहाँ टेक ऑफ करेगा। तो ये रिक्वायरमेंट क्यों होती है, बिकॉज एयरक्राफ्ट लैंड लोड इज ह्यूज। एयरक्राफ्ट का जो वेट है, लोड है, बहुत ह्यूज होता है। तो मेनली क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है अपने को एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पे पेमेंट के लिए, टू लैंडिंग एंड टेक ऑफ हो एयरक्राफ्ट के लिए। जो रनवे है उसकी हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फैटिग रेजिस्टेंस अच्छा खासा होना चाहिए, बार 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 एयरक्राफ्ट लैंडिंग टेक ऑफ करते हैं तो फैटिग रेजिस्टेंस भी अच्छा होना चाहिए। स्किड रेजिस्टेंस, जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग और टेक ऑफ करता है तो स्किड भी करता है लैंडिंग के टाइम पे, तो स्किड रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई, और ड्यूरेबिलिटी तो होनी होनी चाहिए। तो 4-5 बेसिक बेसिक से पॉइंट है, अपन कुछ कुछ देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट आता है रेजिस्टेंस टू फ्यूल स्पिलेज एंड जेट ब्लास्ट। कुछ फ्यूल स्पिलेज हो गया तो ऐसे नहीं कि अपना रनवे है वो डैमेज हो जाए, तो इन चीज़ों का भी रेजिस्टेंस टू फ्यूल स्पिलेज एंड जेट ब्लास्ट में भी अपना एयर क्राफ्ट में चलो कुछ डैमेज हो जाए, लेकिन रनवे में अपना कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़ें आती हैं, जैसे 2025 में क्वेश्चन आया है, राइट डिस्क्रिप्टिव नोट्स ऑन EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद द एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स। तो जब एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का EIA करते हैं तो मेनली क्या क्या फैक्टर अपन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है नॉइज पोल्यूशन, बहुत नॉइज करते हैं एयरक्राफ्ट, और उनके आसपास रहने वाले लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नॉइज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आता है लैंड यूज और
लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, इतने बड़े एरिया में होता है तो जो नेचुरल हैबिटेट वहाँ के थे, नेचुरल हैबिटेट में मान लो ट्रीज मान लो, एनिमल्स मान लो और ह्यूमन मान लो, तो उनका नेचुरल हैबिटेट लॉस हो गया, उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, तो लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। एयर पोल्यूशन भी होता है, जब गाड़ियों से इतना पोल्यूशन हो रहा है व्हीकल से, इसमें एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट से तो नॉइज पोल्यूशन एयर पोल्यूशन तो बहुत होगा, एनऑक्स, CO, PM और VOC सब निकलते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं। एक आता है अर्बन हीट आइलैंड, ये अर्बन एरिया के आसपास ये होंगे अपने जो भी एयरपोर्ट होंगे और काफ़ी सारी हीट निकालते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं, तो इस चक्कर में अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है। तो ये अपन 4-5 पॉइंट देख सकते हैं कि जब भी एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हो, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट हो, तो उसका जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे उसमें 4-5 चीज़ों का अपन मेनली उनको कंसिडर करेंगे। नॉइज पोल्यूशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, बेसिक से हैं, एयर पोल्यूशन बेसिक सा है, अर्बन हीट आइलैंड ये हम कंसिडर करेंगे। अब अपन आ गए हैं लास्ट टॉपिक पे। जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम यहीं तक से क्वेश्चन आते हैं, एक दो चीज़ें अपना बेसिक से और पढ़ लेते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, तो कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा नए टॉपिक हैं। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, तो यहाँ से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। मेनली तो बेसिक रनवे लेंथ और ये सभी होती है, लेकिन यहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें पूछ लेता है, तो अपने को छोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती है। डायग्राम ऑफ एयरपोर्ट जोन्स, हमने एयरपोर्ट जोन्स देखे हैं, जोन्स देखे नहीं, इमेजिनरी सर्फेसेज होती है, क्या क्या होती है पहले देख लेते हैं। ये मान लो कि मेरा रनवे की स्ट्रिप है, रनवे की स्ट्रिप हो गई। अब क्या होगा, रनवे की जो डायरेक्शन होगी उसमें लैंडिंग और टेक ऑफ होगी यहीं पे, तो लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए लैंड टेक ऑफ के लिए टेक ऑफ सरफेस हो गई, तो लैंडिंग के लिए क्या बचा, अप्रोच सरफेस। ठीक है, तो ये टेक ऑफ के लिए हो गई, लैंडिंग के लिए हो गई। यहाँ ये सरफेसेस किसके लिए हैं, ये सरफेसेस हैं कि आपको इस एरिया को क्लियर रखना है, आपको हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनानी है, आपको ऑब्स्टेकल्स नहीं देना है यहाँ पे। तो कितनी चीज़ें हो गई मेरी, रनवे स्ट्रिप हो गई, टेक ऑफ के लिए टेक ऑफ सरफेस और लैंडिंग के लिए अप्रोच सरफेस। ठीक है, ये मेरी अप्रोच सरफेस है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे इंक्लाइन होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है इस एरिया में और इंक्रीज हो जाती है इस एरिया में, मतलब इतनी बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए। रनवे मेरा यहीं रह गया, ये हाइट पे चल रही है, इमेजिनरी सर्फेसेज है। ठीक है, फिर एक आती है ट्रांजिशनल सरफेस। ट्रांजिशनल सरफेस क्या होती है, ये मेरी लैंडिंग स्ट्रिप थी, रनवे स्ट्रिप थी, तो अगर मेरी क्रॉस विंड कंपोनेंट ज़्यादा होगा, क्रॉस विंड कंपोनेंट को काउंटर करने के लिए एक मैं ट्रांजिशनल सरफेस भी देता हूँ। मेरा एयरक्राफ्ट है, थोड़ा सा डगमगा सकता है, थोड़ा सा हिल सकता है, तो मुझे ट्रांजिशनल सरफेस भी देनी होती है। तो ये ट्रांजिशनल सरफेस आपको कैसे दिखाऊँ मैं, ये होती है जैसे ये मेरी स्ट्रिप है, ऐसे लैंडिंग स्ट्रिप ऐसे बोर्ड के अंदर जाती हुई दिख रही है, तो ये मेरी ट्रांजिशनल स्ट्रिप्स होती है, ट्रांजिशनल सरफेस होती है। ये तो मेरा लैंडिंग स्ट्रिप हो गई, इसके दोनों साइड क्रॉस विंड कंपोनेंट को काउंटर करने के लिए एक सरफेस दी जाती है कि इस एरिया में भी कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, यही ट्रांजिशनल सरफेस है। जब एयरक्राफ्ट इन ट्रांजिशन स्टेट होगा क्रॉस विंड कंपोनेंट के कारण, तो इसके लिए ट्रांजिशन सरफेस दी जाती है। अब 3 सरफेस और बची है अपनी, अप्रोच सरफेस हो गई, टेक ऑफ सरफेस हो गई, टेक ऑफ सरफेस ड्यूरिंग टेक ऑफ, अप्रोच सरफेस ड्यूरिंग लैंडिंग। ये अलोंग रनवे होती है, बोथ हैंड ऑफ रनवे पे देते हैं, ऐसे नहीं ना कि रनवे ऐसे दिया है तो टेक ऑफ भी इधर से करेगा, लैंडिंग भी ऐसे ही करेगा, नहीं, टेक ऑफ इधर से भी कर सकता है, लैंडिंग इधर से भी कर सकता है, दोनों साइड से अपन रनवे को यूज़ करते हैं, दोनों साइड में अप्रोच सरफेस और टेक ऑफ सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ये इधर भी है और ये इधर भी है, लैंडिंग के दोनों साइड, और लैंडिंग के एज के दोनों साइड अपन ट्रांजिशनल सर्फेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्लोप में रहती है। प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये अपन जोन है, इसके अंदर अपने को हाई राइज बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, हम कोई प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम बस इतना ध्यान रखते हैं कि ऑब्स्टेकल फ्री होनी चाहिए। ठीक है, अब ट्रांजिशन सर्फेस हो गया बोथ साइड ऑफ रनवे एजेज यूजिंग यूज ड्यूरिंग द क्रॉस विंड और ड्रिफ्ट के टाइम पे। अब आता है इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्रिटिक सॉरी कोनिकल सरफेस और आउटर हॉरिजॉन्टल सरफेस, 3 सरफेस और हैं।
सिंपल सी सरफेस है। इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस ये हो गई। फिर कॉनिकल टाइप में अपन थोड़ी सी बिल्डिंग को बड़ा करने के लिए थोड़ा सा और जोन बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ तक रन जो मेरा एयरक्राफ्ट है काफ़ी हाइट अचीव कर चुका है। फिर मेरा आता है आउटर हॉरिजॉन्टल सरफेस। इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस, फिर इससे मैं कॉनिकल जाऊँगा और फिर इस कॉनिकल को और इंक्रीज कर दूँगा, मैं आउटर हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। ये आपको देखो इसमें दिखेगी इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस, कॉनिकल सरफेस, और इसी कॉनिकल सरफेस का और आउटर, ये आउटर हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। ठीक है, तो आपने देखो इसमें देखा होगा लैंडिंग स्ट्रिप दिख गई। लैंडिंग करेगा अप्रोच सरफेस, टेक ऑफ करेगा टेक ऑफ सरफेस। अगर इधर से लैंडिंग करेगा तो इधर अप्रोच सरफेस, इधर लैंडिंग, इधर टेक ऑफ करेगा टेक ऑफ सरफेस। तो ये एज पे दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं। ये क्लियरेंस का ध्यान रखते हैं कि अप्रोच सरफेस हो और टेक ऑफ सरफेस हो दोनों साइड। लैंडिंग स्ट्रिप हो गई। यहाँ पे क्या आएगी, ट्रांजिशनल सरफेस आएगी एज पे ऐसे टाइप में। ठीक है, ड्यूरिंग क्रॉसविंड कंपोनेंट में, क्रॉसविंड के टाइम पे अगर कहीं ड्रिफ्टिंग हो गई तो ट्रांजिशनल सरफेस यूज में लेता है। फिर आता है इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस, कॉनिकल और आउटर।